अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये P2 यूनिट का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है। ये कुछ यूनिट बढ़ा है दूसरे यूनिट्स के कंपैरिजन में देखेंगे आने वाले और जो हमने इससे पहले एक पढ़ा है उसके मुकाबले में। तो इसमें कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं, इसके लेक्चर थोड़े बड़े होंगे। बहरहाल आज हम इसका लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, हम किसकी तरफ चलते हैं। पहले सबसे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये 2 डायमेंशनल मोशन है जी, ठीक है, और ये अंडर होती है 2 डायमेंशनल मोशन है ये। और किसके अंडर ये होती है मोशन, ये अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब है इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है एंड पता कौन सा होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड अगर हम अर्थ की सरफेस पे। अच्छा, आप कहेंगे कि ये भाई आपने सर AY क्यों लिखा है। भाई यहाँ देखें, जो जिस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन आ रहा है वो कौन सी है, वो है ग्रेविटी। एंड ग्रेविटी हमेशा एक्सेलरेशन किस तरफ को प्रोड्यूस करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर वो वर्टिकली डाउनवर्ड कर रही तो ऑब्वियसली कौन सा एक्सेलरेशन, AY उसको कह देंगे हम। और कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटी फिक्स लग रही होती है उसके ऊपर, हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। सो इसमें एक ही फोर्स, यहाँ एक और बात भी क्लियर कर दी गई है कि ग्रेविटी एक्ट करती है। अगर ग्रेविटी एक्ट करती है तो फोर्स सिर्फ जो एक्ट करेगी वो ग्रेविटी होगी। और ग्रेविटी क्या होती है, वेट होता है बॉडी का। किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। सो सिर्फ mg फोर्स एक्ट कर रही होती है किसके ऊपर, आपके प्रोजेक्टाइल के ऊपर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जी प्रोजेक्टाइल पे कौन सी फोर्स एक्ट करती, तो क्या जवाब आएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी, नथिंग एल्स। कोई फोर्स किसी और डायरेक्शन में नहीं लगती, एक ही डायरेक्शन में। अगर ग्रेविटी लग रही है y की डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, y की डायरेक्शन में। फोर्स भी किधर है, y की डायरेक्शन में, ठीक है। तो किसी और डायरेक्शन में तो आपकी कोई किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं ना आएगा। सो एक ही एक्सेलरेशन आएगा जी। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल आपके पास क्या चीज़ है जी, प्रोजेक्टाइल बेसिकली बॉडी है, बॉडी विच परफॉर्म, वो बॉडी है जी जो क्या परफॉर्म करती है, विच परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन। उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जो बॉडी ये मोशन परफॉर्म करती है। इसका पाथ किस तरह का होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका पाथ है, इसको ट्राजेक्ट्री कहते हैं। ट्राजेक्ट्री इज अ पाथ, ये क्या है जी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, इसको क्या कहा जाता है, ट्राजेक्ट्री कहा जाता है। और बच्चों ये किस शेप का होता है, इसकी शेप क्या है, देख के बताएं ये शेप कौन सी है जी। ये पैराबोलिक शेप है, शाबाश, पैराबोलिक, पैराबोलिक शेप का है, ये पैराबोलिक शेप है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये इसमें हमें किन 2 चीज़ों, एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो किसके अंदर होती है, ग्रेविटी के अंडर होती है। और इसे मूव कराने के लिए एक इनिशियल पुश भी दी जाती है। सो इनिशियल पुश एंड ग्रेविटी आर द फैक्टर्स which are responsible for projectile motion। तो इसके फैक्टर जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये दोनों फैक्टर इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, प्लेन मोशन है ये। प्लेन का मतलब क्या होता है, ये आपके पास x और y प्लेन में है। एक अगर लेट्स सपोज y है और ये x है तो ये इस प्लेन में होगी। 2 डायमेंशनल मोशन है ये, दिस इज 2 डायमेंशनल। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन होता है, x y y z z x, ठीक है। अच्छा जी, अजम्पशंस क्या ली जाती हैं जब हम इस मोशन की बात करते हैं, तो कौन कौन सी अजम्पशन, ये सारी जो मैंने बातें की किन अजम्पशंस के अंडर की जाती हैं। नंबर 1 आपके पास क्या ली जाती है जी, अर्थ कंसिडर्ड फ्लैट। फ्लैट अर्थ कंसिडर करते हैं कि हम ये समझते हैं अर्थ बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। और नंबर 2 आपके पास जी जो है वो किसके इक्वल लिया जाता है, उसको कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है। और कितना ले लेते हैं हम उसको, 9.8। हम ये कहते हैं कि जी ये चेंज नहीं हो रहा। और कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती। तीसरे नंबर पे क्या चीज़ होती है, नो फ्रिक्शनल फोर्स,
नो फ्रिक्शनल फोर्स, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती। इन अजम्पशंस के अंदर बात करें तो फिर ये सारी बातें सच हैं, ठीक है। और हमारे जो सिलेबस में प्रोजेक्टाइल है उसमें ये चीज़ें जो हैं ये एज्यूम करके उसको कंसिडर किया गया। सो जब आपसे सिंपल कहा गया ना एक प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात है, देयर इज़ नो फ्रिक्शन, देयर इज़ अ फ्लैट सरफेस ऑफ अर्थ एंड जी इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। चलें चलते हैं हम आगे। फर्स्ट केस है हमारा, इसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। फर्स्ट केस को क्या कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कि आपने एक बॉडी है जनाब उसे हॉरिजॉन्टली क्या किया है, किसी हाइट से, कितनी हाइट से उसको आपने लेट्स सपोज वाई हाइट से आपने उसे क्या किया है, थ्रो किया है, ठीक है। जब आपने थ्रो किया तो उसे ऐसे थ्रो किया, ये देखें ये थ्रो किया तो वो किसके अलॉन्ग गई है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या वो चलती जाएगी? जैसे ही वो बच्चों यहाँ से मूव करने लगेगी ना, ये देखिए यहाँ से मूव करेगी, ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी और वो बेंड कर जाएगी, ठीक है। तो इनिशियली जो आप उसको वेलोसिटी देंगे सारी की सारी वो किस डायरेक्शन में होगी, अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन होगी। तो हम इसलिए उसको क्या कह देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी किस डायरेक्शन में है, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो सारी की सारी वी आई जो है वो क्या है, वी आई एक्स है। और वी आई वाई क्या होगी बच्चों, वी आई वाई उस वक्त क्या होगी, ज़ीरो होगी वी आई वाई, ठीक है, बिकॉज सिर्फ एक्स के अलॉन्ग बॉडी जा। अच्छा जैसे ही चलेगी फौरी आफ्टर सम इंस्टेंट क्या होगा, बॉडी ये अंडर द ग्रेविटी चली गई तो इसके दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे। यानी फाइनली किसी पॉइंट पे भी बात करेंगे तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक वी एफ एक्स आएगा और एक क्या हो जाएगा, वी एफ वाई, और टोटल वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ एट एनी इंस्टेंट, ठीक है जी। अच्छा और जब ये मूव करेगा, देखें जब ये मूव कर रहा है तो इसका डिस्टेंस इस तरफ को भी बढ़ रहा है और नीचे भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, दो तरफ को डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो सो दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। जो इस तरफ को कवर कर रहा है डिस्टेंस वो कौन सा होगा जी, उसको हम एक्स कह देते हैं, विच इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो याद रखें बड़ा ही आसान है प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करना, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, दो किस्म की मोशन है, एक अलॉन्ग वर्टिकल और एक अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को इंडिपेंडेंट सॉल्व करें, हॉरिजॉन्टल को इंडिपेंडेंट। हॉरिजॉन्टल का कोई इफेक्ट नहीं होता वर्टिकल पे और वर्टिकल का कोई इफेक्ट नहीं होता हॉरिजॉन्टल पे। आप देखेंगे कि वर्टिकल वेलोसिटी किसी तरह डिस्टर्ब नहीं करेगी हॉरिजॉन्टल को और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी तरह डिस्टर्ब नहीं करेगी वर्टिकल को। सो इंडिपेंडेंट सॉल्व करना है। जैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, यहाँ सिर्फ आपने ज्यूम करना है जब कोई चीज़ वाई के अलॉन्ग निकालनी तो इक्वेशन को किस तरफ लगाना है, वाई के अलॉन्ग, और कोई चीज़ भी जो एक्स के अलॉन्ग निकालनी है तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन किसके अलॉन्ग अप्लाई करनी है, एक्स के अलॉन्ग। चलें देखते हैं हम इसको बारी बारी जी। हॉरिजॉन्टल मोशन में सबसे पहले देखते हैं कि हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट केस में जी आपने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो है जनाब वो क्या है, वी आई एक्स है और वी एफ एक्स है। मैंने कहा ये दोनों इक्वल होती हैं। आप कहेंगे ये इक्वल है सर, तो फिर बताएं इक्वल क्यों है। चलें मुझे आप बताएं शाबाश, बॉडी की वेलोसिटी कब चेंज होती है, किसी बॉडी की वेलोसिटी कब चेंज होती है, शाबाश शाबाश बताइएगा अगर आपने पिछले लेक्चर पढ़े हुए हैं तो। जी कब, जब उस पर फोर्स लगती है। ये बात किसने बताई, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताई है, ठीक है। तो अच्छा हमने यहाँ जिक्र क्या किया है, कौन सी फोर्स लगती है, ओनली ग्रेविटी, यानी कि ये कौन सी थी, एफ वाई विच इज इक्वल टू वेट। क्या और लगती है कोई, नहीं। किस तरफ को लगती है, वाई की डायरेक्शन में, ओके वाई की डायरेक्शन में, ओके हो गया। तो मुझे ये बताएं ज़रा आप, अगर ये वाई की डायरेक्शन में लग रही है तो एक्स की डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, यहाँ पे नहीं लग रही। तो अगर एक्स की डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या होगी, ज़ीरो। सो आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, फिर चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी चेंज ना हो बच्चों तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो। वेरी गुड। और x की बात कर रहे हैं तो x के लॉन्ग जो डिस्टेंस वो कवर करेगा हम उसे क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे x, ठीक है जी। अब ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है x के लॉन्ग वो होती है रेंज x। मैंने x के लॉन्ग बात करनी है, आपको फार्मूला याद होगा s इज इक्वल टू वी टी। बच्चों ये कब लगाते हैं हम, मैंने कहा था जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। तो इस वक्त ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो फिर मैं ये फार्मूला लगा सकता हूँ, s कितना बन गया x, v कितना बन गया, इनिशियल वेलोसिटी वी आई। आप कहें सर मैं वी एफ एक्स करना चाहता हूँ, कर दें, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होनी है, इक्वल।
इनटू टी, टी क्या होगा यहाँ से यहाँ तक जाने का उसका टाइम। गुड हो गया। चलें अब बात करते हैं जी इसकी वर्टिकल मोशन की। ओके क्या करते हैं जी, वर्टिकल मोशन कि इस तरफ को जो मोशन है इसकी। चलें इनिशियल वेलोसिटी हमने कह दिया क्या है जी इसकी 0 है। ओके वी आई वाई 0 और एफ वाई हम पहले ही बात कर चुके हैं, सिर्फ ग्रेविटी इस पे लग रही है तो क्या है जी वो सिर्फ वेट है। ए वाई डेफिनेटली फिर क्या होगा, अगर वेट लगे तो हमेशा एक्सेलेरेशन कितना होता है जी, किसी भी चीज़ पे वेट करेक्ट कर रहा है तो एक्सेलेरेशन कितना होता है जी। बेसिकली ये फ्री फॉल मोशन है, ठीक है, दिस इज अ फ्री फॉल मोशन। एस जो आएगा जी ये किसके इक्वल आएगा जी, एस किसके इक्वल आएगा वाई के। और इनिशियल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है एक्सेलेरेशन यहाँ पे नॉन जीरो है। अगर ये कांस्टेंट हो तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, जीरो, जैसा कि पिछले केस में, ठीक है जी। अब मैंने एस निकालना है तो मैं दूसरी इक्वेशन लगाता हूँ, मुझे पता है डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी मौजूद है, एक्सेलेरेशन मौजूद है, टाइम मौजूद है। अब मैं इसको y के लॉन्ग लिखूँ तो मैं इसके सबस्क्रिप्ट में y लिख सकता हूँ आसानी के लिए। y इधर भी टाइम के साथ y नहीं आएगा क्योंकि उसके कंपोनेंट नहीं होते, और इधर भी क्या आ गया y। अब इनकी सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दें और y कितना निकल आएगा 1/2 GT²। यहाँ से बच्चों t निकाल लें, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें इसका तो वो कितना आता है, ये आ जाता है। अब देखें फिजिस्ट बड़े चालाक होते हैं, इसी फार्मूले की शक्ल ऐसे करके चेंज कर दी। कैसे, 2 है, जी की वैल्यू कितनी उसने ज्यूम कर ली 10, पुट की तो क्या आ गया y/5। सो अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस को डिवाइड कर दें किस पे, वर्टिकल डिस्टेंस को किस पे डिवाइड कर देंगे 5 पे, और स्क्वायर रूट ले लें उसका, कितना शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक है जी। अच्छा इसी से अगर आप कहते हैं जी मुझे ज़रा इसमें कुछ करके दिखाएं, मसलन इसमें VIX है, टी की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ से आपके पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा VIX √y/5, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास किसका डिस्टेंस आ गया। अब y आप ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा हाइट से फेंकेंगे आप तो आपका x क्या करेगा, बढ़ जाएगा सेम वेलोसिटी से, बस फ़र्क ये होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए। अब आपका अगला क्वेश्चन मुझसे जो होगा वो क्या होगा, किसी वक्त भी सर ये जो वेलोसिटी फाइनल है ये कैसे निकालेंगे हम। तो याद होना चाहिए आपको कहाँ पे हमने कंपोनेंट से वेक्टर को फाइंड करने का तरीका पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में। कोई भी वेक्टर किसके इक्वल होता है, अपने x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। ये इक्वेशन ज़रा याद कीजिएगा, ये याद है आपको, बड़ी पड़ी है ये इक्वेशन आप लोगों ने, fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। तो अगर आप vf की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी इक्वल टू vf की है, उधर f था तो इधर भी f आ गया, तो इधर भी क्या आ जाएगा vf प्लस इधर भी क्या आ जाएगा vf, ठीक है। ये क्या आ जाएगा जी, ये vf x आ जाएगा और ये vf y, ये भी स्क्वायर और ये भी क्या आ गया स्क्वायर। अब vf x भी मौजूद है, vf y हमारे पास मौजूद नहीं है, यहाँ पे हमने वो कैलकुलेट नहीं किया है, तो देखें vf y भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं जी। vf इज इक्वल टू vi प्लस at। आप कहेंगे थर्ड क्यों नहीं लगाई, भाई थर्ड लगा लें, थर्ड से भी निकाला जा सकता है, थर्ड से भी आ जाएगा, वो y की टर्म में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम आएंगे जिनसे भी निकालेंगे आप। अब हमने क्या निकालना है जी vf y, तो इसके साथ क्या लगा देते हैं y, तो ऑब्वियसली इसके साथ भी क्या आएगा y, और इधर t के साथ आएगा a के साथ आएगा। अब vi y देखें तो 0 है, तो क्या आंसर आ गया a y t इज इक्वल टू vf y। बेटे vf y a y किसके इक्वल है, जी टी के, लें जी ये आपकी क्या बन गई फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी जो है vf y जो है वो किसके इक्वल है जी, वो जी टी के इक्वल है। ओके, किसके लॉन्ग, y के लॉन्ग। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसकी ज़रा उस फार्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों बात करें तो किसके इक्वल आती है, ये पहला कंपोनेंट कौन सा है vfx और vix क्या हैं, इक्वल है। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ vix का स्क्वायर प्लस vfx का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख लें आप, vfx का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और vy का स्क्वायर, fy का स्क्वायर, vfy का स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग vfy का स्क्वायर। अच्छा अगर इसको वैल्यूज पुट कर दें हम
तो ये आ जाता है वी आई एक्स स्क्वेयर के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ जाता है जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। ये आपका फार्मूला बन गया किसका, फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वी आई एक्स का स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर, या वी एफ एक्स का स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर कर लें आप, ठीक है जी। खैर ये बुक में नहीं कैलकुलेट किया हुआ, मैंने आपको बता दिया है, ओके, परेशान नहीं होना आपने, सिर्फ बताया है मैंने आपको, इसके बारे में ज़्यादा वरी नहीं होना, बाकी चीज़ें जो हैं वो बुक में तो वो मैंने निकाल दी हैं, ओके। वैसे बुक में ये फार्मूला भी नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये आ सकता है आपको, ठीक है जी। चलें कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इससे रिलेटेड। इफ़ अ प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करता है जी, 10 मीटर का। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया जी, यहाँ पे 10 मीटर कवर कर लिया, ओके। फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी y इज 20 मीटर, y कितना दे दिया जनाब उसने, 20 मीटर। तो आपने क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। तो देखें ज़रा इनिशियल वेलोसिटी का y की टर्म में और x की टर्म में फार्मूला कहाँ लिखा हुआ है पूरे चैप्टर में, शाबाश, कहाँ लिखा हुआ बच्चों, ये लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू वी आई एक्स वाई ओवर 5। तो वैल्यू पुट कर दें इसमें, क्या आंसर आएगा जी जब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, देखें ज़रा इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू किसके आएगा, वी आई एक्स इंटू अंडर रूट क्या आ जाएगा, y ओवर 5, ठीक है। अब वी आई एक्स कितनी दी हुई है जी इसकी आपके पास, वो हमने फाइंड करनी है। x कितना दिया हुआ है जी इसका, सॉरी कवर डिस्टेंस x कितना है 10 मीटर, ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। y कितना दिया हुआ है 20, ये कितना है 5, ये कितना आया 4, स्क्वायर रूट लिया 2 इधर आगे डिवाइड हुआ तो वी आई एक्स कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है जी। तो इस तरह से कितनी आ गई ये, 5 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। न्यूमेरिकली इसमें कितनी चीज़ें दी हुई थी, 2 चीज़ें दी हुई थी, वन इज द x एंड सेकेंड इज द y। x और y का फार्मूला जो वेलोसिटी के लिए था वो मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट h, कितनी हाइट से फेंका गया उसे, h हाइट से, विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर। प्लीज बताइएगा मुझे ये वेलोसिटी के साथ क्या लिखूं, वी आई एक्स लिखूं, वी एफ एक्स लिखूं या वी आई वाई लिखूं। इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखा हुआ है डायग्राम में, शाबाश, देखें जरा क्या लिखा हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, वी आई एक्स। सो दिस इज वी आई एक्स, ये क्या आ गई है जी, वी आई एक्स आ गई। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, कुछ लिखा साथ उसने फाइनल वेलोसिटी के y या x, कुछ नहीं लिखा, तो ये कौन सी वेलोसिटी जरा यहां से देख के बताएं, शाबाश। ये वाली है, ये वाली है, ये वाली, सॉरी ये मैंने वी एफ एक्स लिख दिया था, ये आपके पास क्या थी, वी एफ थी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो निकाल रहे थे, क्योंकि x आपकी क्या थी, कांस्टेंट थी जी। तो ये आपके पास वेलोसिटी है, ये कौन सी निकालने के लिए कहा गया, कुछ लिखा वेलोसिटी के साथ, फाइनल के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कौन सी है, वी एफ फाइंड करनी है। तो ये कौन सी है जी, वी एफ फाइंड करनी है। ये क्या है जी, वी एक्स गिवन है, और वो क्या है जी, हाइट गिवन है जी, शाबाश। और फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, जबकि एक और चीज़ गिवन है यहाँ पे, वो क्या गिवन है, टाइम, टी गिवन है, शाबाश। ये क्या है जी, ये टी गिवन है। इस तरह न्यूमेरिकल में डाटा को पहले पॉइंट आउट कर लेते हैं जी। अब सॉल्व करें प्लीज़, देखें क्या क्या चीज़ें गिवन है, टी गिवन है, वी आई एक्स गिवन है, फाइनली क्या निकालना है, वी एफ। तो फार्मूला देखें जिसमें ये चीज़ें आती हैं, शाबाश शाबाश जी। कौन सा जी, ये लिखा हुआ फार्मूला। तो मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ, तो इसको सॉल्व करता हूँ, क्या आएगा जी, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग वी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई एक्स का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो शाबाश, ये पुट करें तो क्या बनता है, वी आई एक्स का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 30 का स्क्वायर आएगा, कितना होता है 900। जी का स्क्वायर कितना आएगा जी, 100। टी का स्क्वायर कितना आएगा जी, 16। तो सॉल्व करें तो टोटल कितना आएगा, ये 2500 बनेगा। 2500 किसके इक्वल बनेगा जी, शाबाश, बताइएगा ज़रा। 2500 किसका स्क्वायर बनता है, 900 ये है, 16 ये, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1600 तो 925 बन गया जी। ये कितना बनता है, ये 50 का स्क्वायर रूट बनता है, शाबाश। 50 का बड़ा आसान है, कैसे बनाएंगे इसको 50 का स्क्वायर रूट जी। देखें ये जो 2 जीरो हैं इनको 10 पावर 2 लिख लें,
ये कितना आ गया 25 आ गया, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5, 10 पावर 2 का स्क्वायर रूट 10, क्या आंसर आ गया 50। ओके हो गया जी। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 50। 50 कौन सी ऑप्शन है बच्चों 40, शाबाश। ठीक है जी। तो ये हमने इससे क्वेश्चन कर लिए। अब छोटे छोटे क्वेश्चन किए जा सकते हैं इससे। ओके, कहाँ इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है आपके पास, मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास कहाँ होती है, एट द स्टार्ट या एट द एंड। ये बस याद रखें, प्रोजेक्टाइल कोई भी हो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, एट द स्टार्ट या एट द आपके पास क्या होगी, एंड होगी, या एट द स्टार्ट कहाँ पे होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, ज़रा प्लीज़ बताइएगा इस केस में। इस केस में आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, एट द एंड होगी, स्टार्ट पे नहीं होगी। आप वजह क्यों स्टार्ट पे क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहाँ एक कंपोनेंट ज़ीरो है, वहाँ सिर्फ ये ज़ीरो हो जाता है, सिर्फ ये बचती है। ये वाला कंपोनेंट कब जनरेट होना शुरू होता है, जब नीचे जाता है। तो कहाँ जाके ये मैक्सिमम हो जाता है, एट द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। इनिशियली क्यों कम होती है वेलोसिटी, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट नहीं होता। जहाँ एक कंपोनेंट ख़त्म हो जाए वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके जी, चलें जी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम कहाँ जाएंगे जी, आगे हम डिस्कस करेंगे किसको, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओब्लीक प्रोजेक्टाइल को। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ है जी, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल देखें क्या चीज़ है जी। जब हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं विद सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस होता है उसको एक्स कहा जाता है, जो कि क्या लिया जाता है, रेंज के इक्वल लिया जाता है। शाबाश, ठीक है जी। और ये जो मैक्सिमम अपनी हाइट पे जाता है, इस हाइट को, ये वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं जी, इसकी हाइट बोलते हैं। ये दिस इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। चले मुझे बताएं, जब ये मूव कर रहा है फोर्स किधर को लग रही है, भूल गए हैं, ये याद है किधर को लग रही है फोर्स, शाबाश शाबाश, अभी भूल गए, मुझे लगता है कहीं और पहुंचे हुए हैं। सोए नहीं, प्लीज उठ के बैठें, ये चैप्टर फिजिक्स का इंपॉर्टेंट है। शाबाश, चाय का कप पकड़ें, बनाएं, अम्मी से कहें चाय बना के लाएं। शाबाश, आप अम्मी से बहुत काम लेते हो इन दिनों में। बेटे ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी किधर को लग रही है, डाउनवर्ड। ज़रा प्लीज़ बताइएगा कितनी लग रही होती है ग्रेविटी, वेट के इक्वल, वेट के इक्वल लग रही है डाउनवर्ड। शाबाश। तो एक्सेलरेशन किधर को प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन ए वाई प्रोड्यूस होगा, किधर को प्रोड्यूस होगा, नीचे को। कितना होगा जी, जी के इक्वल, लेकिन नेगेटिव जी आएगा। वजह बताता हूँ मैं क्यों आएगा नेगेटिव जी इस केस में। नीचे को आ रहा है, ये भी एक्सेलरेशन, फोर्स भी किधर को है, नीचे को आ रही है। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट बनेंगे, यहाँ पे देखें दो बनेंगे बच्चों, दो कंपोनेंट बनेंगे। तो एक कंपोनेंट ये आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम, इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे जी, ये जो आया हमारे पास, इसको बोलेंगे VI(x), क्योंकि x के लॉन्ग है। और इसे क्या बोलेंगे, VI(y). अच्छा, x कंपोनेंट जो होता है VI(x) जो मैंने लिखा है, ये किसके इक्वल होगा, VI(x), ये इक्वल होगा VI वेक्टर था उसका x कंपोनेंट, तो VI वैसे ही आ गया, साथ क्या आ गया, कॉज ऑफ थीटा, और ये क्या आ गया, साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड। अब मैं अगर आपसे कहूँ यहाँ मुझे VI की वैल्यू निकाल के बताएं, फार्मूला क्या बनेगा, दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर का सम, होल का स्क्वायर रूट, यानी VI कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस VI साइन थीटा का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा, VI के। सो वेक्टर निकालना नहीं भूलना, जब भी कभी वेक्टर निकालना है, जैसे A है तो आपसे कंपोनेंट से कहा जाए इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके y कंपोनेंट, इससे बड़े फेमिलियर हैं। जब भी मैं एक ही जगह बदलूंगा आप परेशान हो जाते हैं। मसलन मैं एक ही जगह v कर देता हूं, तो भाई ये v आ गया, तो ये क्या आया, ये आया vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ i ऐड किया तो यहाँ भी i ऐड हो गया, यहाँ भी i ऐड हो गया, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी, चलें बहरहाल देखते हैं। अच्छा, जब ये प्रोजेक्टाइल चलता हुआ कहाँ पहुँचता है, ये पहुँच गया अपनी मैक्सिमम हाइट पे, ये टॉप पे चला गया, सबसे ऊपर चला गया, अब यहाँ पे है। यहाँ ज़रा गौर करें तो इसकी सिचुएशन, पिछला हाफ काट दें तो ये वाली सिचुएशन नहीं बनती। देखें यार, ध्यान से देखें बेटा, बनती है। चाय का कप पिए और देखें, साथ बताएं बनती है कि नहीं बनती, शाबाश। तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी किस तरफ को है, इसकी वेलोसिटी सिर्फ इस डायरेक्शन में है, तो मैं फिर क्या कहूँगा, मैं यही कहूँगा ना कि अब इसकी वेलोसिटी किसके लॉन्ग है, हॉरिजॉन्टल के। अच्छा, इस केस में भी VIX इक्वल होगा किसके, VFX के इक्वल होगा। ये क्या होगा, ये होगा जी कांस्टेंट। क्या होगा जी, कांस्टेंट। क्यों, इसमें भी फोर्स सिर्फ किधर को लग रही है, डाउनवर्ड। ठीक है, इस केस में भी आपके पास क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं हम, VIX इक्वल होगा किसके, VFX के, और ये इक्वल होगा किसके, कांस्टेंट के। बच्चे इसकी रीज़न बताएं,
शाबाश शाबाश, एफ एक्स 0 है और बच्चों ए एक्स 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और वी एफ जो y की बात करेंगे वो एग्जिस्ट कर रहा है, कितना है जी, और इनकी वैल्यू कितनी रहेगी हमेशा, जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू रहेगी कितनी, वी आई कॉस थीटा, और ये क्या है जी, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब वी आई वाई कितना है जी, वी आई साइन थीटा, क्या इसके साथ भी लिख दूं कांस्टेंट, लिख दूं, नहीं क्यों, हाँ क्योंकि इस तरफ को लग रही है फोर्स, जिधर को फोर्स लग रही हो उधर को वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, शाबाश। सो अगर मैं अब लिखूं वी एफ वाई, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं, किसके इक्वल होगा जी, वी एफ वाई, फर्स्ट इक्वेशन से निकल आएगा, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी, वी एफ वाई निकालना है, वी आई वाई कितना है, वी आई साइन थीटा, शाबाश, और ये कितना आ जाएगा, माइनस जी टी, ये आपके पास क्या आ गया, एफ कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ये क्या आ गया, एक्स कंपोनेंट, ये क्या आ गया, एक्स कंपोनेंट जो आपकी वेलोसिटी के, ये वाई कंपोनेंट, इनिशियल कंपोनेंट, वो इनिशियल और फाइनल दोनों, ठीक है। और अगर आपसे कोई कहता है जी नहीं हमें ये भी चाहिए, ये बताएं कितना है, ये वेट के इक्वल है, ठीक है, और ये कहता है ये बताएं कितना है, ये कितना है, ये माइनस जी है। माइनस जी की रीज़न बता देता हूँ क्यों, बिकॉज ए वाई इज इन ऑपोजिट टू वी आई। क्या पढ़ा था हमने न्यूटन्स लॉ में, याद है ये बात, भूल बड़ी जल्दी जाते हैं, फिल्म स्टोरियाँ याद रहती हैं, बातें याद, किस्से कहानियाँ याद रहती हैं, बट ये बातें भूल जाती हैं। इनिशियल वेलोसिटी किधर है, अपवर्ड, और एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड, तो जो अपोजिट इनिशियल वेलोसिटी के उसके साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन, ठीक है जी। चलें, गुड हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे हम इसकी तरफ, जब ये मसूफ यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँच गए हैं तो फिर इसकी कौन सी वेलोसिटी बची, ये इस जगह पे अगर मैं y की बात करूँ, वी एफ वाई, इस जगह पे क्या होगा, वो 0। तो ज़रा इसकी टोटल वेलोसिटी की यहाँ बात करें तो टोटल वेलोसिटी का हमें पता है फार्मूला, v का फार्मूला किसी जगह पे भी क्या आएगा, वी एफ का फार्मूला फाइनल वेलोसिटी का किसके इक्वल आएगा, वी आई एक्स का स्क्वायर, सॉरी वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। अब ये 0 हो गया, ये अगर 0 हो गया तो इसे क्या करेंगे, ये अगर इफ़ दिस बिकम 0 इस पोजीशन पे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स, ठीक है। और बच्चों वी एफ एक्स कितना है, वी आई कॉस थीटा, ये देखें ये लिखा हुआ वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। सो यहाँ लिख सकते हैं वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, शाबाश। अगेन जब ये नीचे जाएगा, यहाँ जाएगा, सपोज मसूफ यहाँ पहुँच गया ये मूव करते हुए, तो अब इनिशियल वेलोसिटी किधर है, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये, अच्छा वाई फिर बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन एक्स उतना ही रहेगा, एक्स क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वाई कम ज़्यादा होता रहेगा, शुरू में वाई ज़्यादा, ऊपर गए कम, नीचे आए फिर बढ़ गया। तो यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम होंगे ना दोनों कंपोनेंट यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे v क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जी, मैक्सिमम इस पॉइंट पे, और उधर से किधर मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट, यहाँ एक ही कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, सो इसलिए यहाँ वेलोसिटी जो है इसकी v क्या होगी जी, मिनिमम होगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम, शाबाश। के ई भी यहाँ कितनी होगी जी, मिनिमम, और मोमेंटम भी यहाँ पे क्या होगा जी, मोमेंटम भी यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम। वजह ये कि यहाँ पे आपके पास क्या है, वेलोसिटी मिनिमम है, उसका एक कंपोनेंट ख़त्म हो गया, कम हो गई। अच्छा आप कहते हैं जी मुझे बता दें ज़रा कि यहाँ सर काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी इस जगह पे, चले निकाल लेते हैं जी, के ई एट मैक्सिमम हाइट, जो आपकी मैक्सिमम हाइट आई है इसके ऊपर के ई की वैल्यू निकालनी, बड़ी आसान है। के ई का फार्मूला याद है, नहीं याद, हाँ पढ़ा ही नहीं कभी को, हमने देखी ही नहीं है के ई होती किस तरह की है, ये होती है के ई, ओके।
इस जगह पे v की वैल्यू कितनी है, ये किसके इक्वल है, वी एफ एक्स। वी एफ एक्स किसके इक्वल है, वी एफ एक्स जो है वो लिखा हुआ है किसके इक्वल है, वी आई कॉस थीटा के। तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ इसको 1/2 m v की वैल्यू जो मैक्सिमम हाइट पे कितनी है, वी आई कॉस थीटा, क्योंकि x वहाँ 0 हो गया। बेटे इसे सॉल्व करें तो ये के ई कितनी बन गई, शाबाश ज़रा बताइएगा, 1/2 m वी आई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ओके, अच्छा यहाँ पे कितनी थी वेलोसिटी वी आई, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, ये आ गई आपके पास मैक्सिमम हाइट पे आ गई, ठीक है। तो के इनिशियल की अगर बात करें तो वो कितनी थी, 1/2 m वी आई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कितनी है, वी आई, ठीक है। अच्छा अब अगर ऐसा है तो ज़रा प्लीज़ देखिएगा, इसमें से ये इक्वल नहीं इसके, तो मैं फिर इस फार्मूले को कन्वर्ट नहीं कर सकता किस में, इससे मैं लिखूंगा के ई इज इक्वल्स टू 1/2, दिस इज द मैक्सिमम के ई। ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम। बच्चों बताएंगे ये मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि यहाँ और यहाँ वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। ओके, तो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल आया, 1/2, ये जो के ई है इसकी जगह ये क्या है, ये इसमें फैक्टर देखें तो क्या है, मैक्सिमम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैक्सिमम के लिख दें आप जी, लेट्स सपोज मैं इसका नाम के रख देता हूँ, तो क्या आ गया ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया एक काइनेटिक एनर्जी का, कहाँ पे, एट मैक्सिमम हाइट, और ये कहाँ पे फार्मूला, ये एट स्टार्ट है, ठीक है जी, एट स्टार्ट, एट एंड भी यही हो, एट एंड भी यही होगी। ओके, तो अब आप देखें थीटा आपका कम ज़्यादा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। ओके चलें, अच्छा जब ये ऊपर जा रहा है तो किसी वक्त भी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, देखें अलोंग द टेंजेंट, और एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड। इधर देखें ज़रा, अलोंग द टेंजेंट डाउनवर्ड, ये एक्सेलरेशन है, ये क्या है वेलोसिटी। इस जगह पे वेलोसिटी किस तरफ हो गई है, इस तरफ, और एक्सेलरेशन किस तरफ को हो गया है, इस तरफ को। ये ए वाई है और ये क्या है वेलोसिटी, एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। इससे पहले देखें तो एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे थीटा क्या है जी, ग्रेटर देन 90 है, किसके बिटवीन, ये मैं बात करता हूँ बिफोर मैक्सिमम हाइट, बिफोर मैक्सिमम हाइट थीटा ग्रेटर देन क्या है 90, थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड ए वाई इज ग्रेटर देन 90। और एट मैक्सिमम हाइट क्या आ गया, थीटा कितना आ रहा है 90, और आफ्टर हाइट क्या आ रहा है, थीटा फिर क्या आ जाएगा जी, थीटा देखें ज़रा, अब वेलोसिटी यहाँ पे और एक्सेलरेशन किधर है, अब वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन किधर है, ये है। तो इसको हम कह सकते हैं इस तरफ को क्या डायरेक्टेड है, एक्सेलरेशन इस तरफ को है और वेलोसिटी इस तरफ को, ये वेलोसिटी है और ये क्या है ए वाई, और ये एंगल बन रहा है लेस देन क्या है 90, थीटा क्या है जी, लेस देन 90। ठीक है जी, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी, इसका मोमेंटम निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, क्या आएगा, एम वी आई कॉस थीटा। एम वी होता है ना, तो वी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एम वी आई कॉस थीटा। ठीक है जी, तो ये सारी टर्म्स हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की इसके तरफ जी। एट मैक्सिमम हाइट थीटा बिटवीन ए एंड वी इज, ले जी बता दिया मैंने पहले ही आपको, कितना है जी 90 डिग्री है, शाबाश। थीटा कितना है जी 90 डिग्री। और अगर मैं कहूँ बिफोर मैक्सिमम हाइट कितना है, ग्रेटर देन 90, आफ्टर मैक्सिमम हाइट कितना है, लेस देन 90। एट व्हाट एंगल वी एट टॉप इज इक्वल टू वी बाई 2, वी इनिशियल बाई 2, बेसिकली वी आई बाई 2 लिखना चाहिए इसे, चलें वी आई बाई 2। कहता है किस एंगल पे v एट टॉप इज इक्वल टू वी आई बाई 2, यहां वाली वेलोसिटी का हाफ होगी, एंगल क्या होगा। चलिए वहां देखें जरा, वेलोसिटी है क्या हमारे पास, फार्मूला क्या है जी, v आपकी टॉप पे जो है उसका फार्मूला क्या है, वो वी आई कॉस थीटा है ना। चलें लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। एट टॉप हमारे पास क्या आ रही है जी वेलोसिटी,
मैं जो क्वेश्चन नंबर MCQs वो आपके पास है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। एट टॉप अगर बात करें तो v किसके इक्वल आ रहा है टॉप के ऊपर, वो आ रहा है VI cos थीटा। अब इसकी वैल्यू हमने कहा है इनिशियल वेलोसिटी का हाफ, तो मैं अगर इसको बनाना चाहता हूँ ये वाला, ये बनाना है ना हमने, ये इसके इक्वल, थीटा की वैल्यू क्या रखूँ बताएं जी। थीटा 1/2 किस पे होता है? अच्छा आपने एंगल्स भी याद करने हैं, ये मैं लिखवा दूंगा आपको कि एंगल्स कैसे याद करने हैं आपने। इसकी किस वैल्यू पे वैल्यू 1/2 होती है? थीटा की वैल्यू अगर हम कितनी रखें, कॉस की 60 डिग्री, बिकॉज कॉस 60 कितना होता है 1/2। सो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर थीटा कितना रखेंगे हम 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो आसान है। कहाँ पे आएगा जी कॉस 60, इस पे, इस जगह पे वेलोसिटी इस वेलोसिटी का हाफ हो जाएगी अगर ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं जी। एट व्हाट पोजीशन द पोजीशन और पोजीशंस द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। मैं 3 बार यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। कहाँ पे है जी इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। और यहाँ पे क्या होती है प्लीज बताइएगा, वेलोसिटी क्या होती है मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, मोमेंटम मिनिमम। ओके चले, तो फिर क्या आएगा एट स्टार्ट, एट मैक्सिमम हाइट, एट एंड, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आ जाए। ओके हो गया जी, ठीक है जी। चले अब देखते हैं आगे मैक्सिमम हाइट कि प्रोजेक्टाइल की ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैं अब कैलकुलेट नहीं करूंगा, हम फार्मूला लेके चलेंगे डायरेक्ट। कितनी होती है जी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है? ये जी हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, ठीक है जी। अच्छा इसकी वैल्यू देखें ज़रा, यानी ये हाइट का फार्मूला बेसिकली, इसमें से मैक्सिमम निकालना है। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? VI पे, G पे, साइन थीटा पे। मैं कहता हूँ VI और G कांस्टेंट कर दूँ तो ये किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे। तो किस एंगल की वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगी? जहाँ साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। चलें बताएं, साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम किस एंगल पे होती है? साइन की होती है 90 पे और कॉस की कहाँ जी, कहाँ पे होती है कॉस की? 0 डिग्री पे। तो किसी भी फार्मूले में अगर साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है और आपसे कहता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताएं, वो 90 डिग्री पे होगी। और अगर किसी भी फार्मूले में कॉस थीटा आ रहा है या कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है और आपसे कहता है मैक्सिमम वैल्यू बताएं, तो वो किस पे आएगी? वो आएगी 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। ठीक है, किस पे आएगी? स्क्वायर में 180 पे भी बन जाती है, वैसे हम उसको नॉर्मली इस तरह के प्लेन एंगल्स में काम लेते हैं 0 डिग्री पे। साइन आ जाए तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है वैल्यू चीज़ की, उस फार्मूले की। कॉज आ जाए तो किस पे होती है? 0 डिग्री पे। ओके चले, अच्छा अगर थीटा कांस्टेंट कर दिया जाए, इसमें जी ऑलरेडी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, तो ये फैक्टर क्या हो गया इतना? ये फैक्टर कांस्टेंट, कांस्टेंट को इक्वल से मिला दें तो क्या बनता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एच किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? VI स्क्वायर के। वेलोसिटी बढ़ाते जाए, वेलोसिटी डबल कर देता हूँ सेम थीटा पे, हाइट क्या हो जाएगी? 4 टाइम हो जाएगी, थीटा चेंज नहीं किया। ठीक है, ओके। दो प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास? H1 ओवर H2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें आप कि मैक्सिमम हाइट आपके पास क्या बन गई है? ये आपके पास मैक्सिमम हाइट बन गई थी जब थीटा आपने कितना लिया था, इसमें थीटा हमने कितना लिया था? 90 डिग्री। अच्छा ये वैल्यू ज़रा देखें, ये वैल्यू जो है ये किसके इक्वल आ रही है? ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं आ रही, इतने पोर्शन के इक्वल नहीं आ रही। VI ओवर G के, तो VI स्क्वायर ओवर G की जगह पे मैं H मैक्सिमम पुट करूं तो क्या बनेगा? H इज इक्वल टू H मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला ये निकला है। तो मैक्सिमम हाइट की टर्म में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है आपने। ठीक है, अब आप थीटा देखें, इसमें 90 कर दें तो H किसके इक्वल आ गया? H मैक्सिमम। थीटा 0 कर दें तो H किसके इक्वल आ गया? 0। इस थीटा को 0 कर दें, प्रोजेक्टाइल ये जाएगा, हाइट 0 रहेगी। थीटा 90 कर दें, प्रोजेक्टाइल ये जाएगा, हाइट क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है जी। MCQs एट व्हाट हाइट, एट व्हाट थीटा H इज इक्वल टू H मैक्सिमम ओवर 4। किस थीटा पे आपके पास हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट का कितनी होती है? 4 टाइम कम होती है। जी शाबाश, बताएं ज़रा कहाँ पे होगी?
इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। कहाँ पे? यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये रेज कर लेते हैं यहाँ से और इधर हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं जी। शाबाश जी। फार्मूले में वो कहता है ये बताना है कि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। एच इज इक्वल टू एच मैक्सिमम ओवर 4 थीटा, बताएं कितना आएगा। फार्मूला क्या है जी? ये लिखा हुआ है आपके पास फार्मूला, ठीक है। दिस इज द फार्मूला। एच इज इक्वल टू एच मैक्सिमम जी शाबाश साइन स्क्वायर थीटा। भाई इसकी वैल्यू मुझे कितनी लानी है? 1/4, ठीक है। तो ये अब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। देखें साइन 0 किसके इक्वल होता है? 0। साइन 30 किसके इक्वल होता है? 1/2। साइन 40 किसके इक्वल होता है? 1/√2। और ये किसके इक्वल होता है? cos 40 भी यही होता है। ये दोनों की वैल्यू इस एंगल पे इक्वल होती है, ठीक है जी। साइन 60 कितना होता है जी? साइन 60 कितना होता है जी? हाँ जी, √3/2। और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, ओके। अच्छा आप मुझे बताएं जरा, हमने इसकी जगह 1/4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 1/4 कैसे आएगा? देखें जरा, साइन स्क्वायर है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस पे होती है? 30 डिग्री पे। स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बन जाएगी? 1/4। सिंपल बात, ठीक है, ओके। तो यहां फिर क्या कह सकते हैं? थीटा किसके इक्वल आएगा? 30, बिकॉज 30 पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? एज साइन 30 किसके इक्वल होता है? 1/2। इसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट देखें, ये आपके पास थीटा फिर किस एंगल पे मैक्सिमम आ गया आपके पास? हाइट किस एंगल पे आपके पास जी मैक्सिमम का हाफ होती है? 30 डिग्री पे। शाबाश, 30 डिग्री पे, ओके। चले अब टाइम ऑफ फ्लाइट पे आते हैं। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? यहां से प्रोजेक्टाइल का मूव करके यहां जाने तक जो टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका हाफ कर दें तो मैक्सिमम हाइट तक, जो मैक्सिमम हाइट तक टाइम होता है वही क्या होता है? अगला टाइम। दोनों हाफ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है जी। फार्मूला क्या है जी टाइम ऑफ फ्लाइट का? शाबाश, देखें टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। किससे? मैक्सिमम हाइट से। 2vi sin थीटा ओवर जी। अगेन इसमें भी देखें, अगर थीटा कांस्टेंट कर दें तो टी किसके प्रोपोर्शनल है? इनिशियल वेलोसिटी। ज़्यादा कर दें टाइम ज़्यादा, कम कर दें टाइम कम हो जाएगा, ओके। अच्छा जी नेक्स्ट देखें आप, इसी सेंस में T1 ओवर T2 इज इक्वल टू किसके होगा? V1 ओवर V2 के। मैक्सिमम फिर वही बात आ जाती है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब इसमें से मैं क्या करूंगा, ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दूं? मैक्सिमम कितनी होती है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू? याद कर ले, मैं चौथी दफा बता रहा हूं, कितनी होती है? 1। किस एंगल पे? 90 पे। तो इसकी वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। टी क्या हो गया आपके पास? मैक्सिमम। इसको 1 किया तो बाकी बच क्या गया? यही बचेगा ना। किस एंगल पे बचेगा ये? 90 डिग्री पे। सिंपल है। और इसको फिर वही इस तरह फार्मूले में लिखना है अगर, तो ये मैक्सिमम है, इसके अंदर इसको मैक्सिमम पुट कर दें, ये वाले को, इतने हिस्से को क्या पुट करें? इसे टी मैक्सिमम। अगर ये टी मैक्सिमम में साथ क्या लग गया? साइन थीटा। तो फार्मूला क्या आ गया? टी इज इक्वल टू, चले अब यहां मुझे बताएं टाइम किस एंगल पे मैक्सिमम टाइम का हाफ होगा? शाबाश, किस एंगल पे टाइम मैक्सिमम टाइम का हाफ होगा? ये मैंने आपसे पूछा है। शाबाश। T इज इक्वल टू टी मैक्सिमम ओवर 2 थीटा बताएं जी। पड़ गई मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है। फार्मूला क्या लिखा हुआ है? T इज इक्वल टू टी मैक्स साइन थीटा। कौन डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू कौन आनी है? साइन थीटा। कितनी वैल्यू इसकी पुट कर दें तो ऊपर वाला आंसर आ जाता है 1/2। किस एंगल पे है 1/2? 30 डिग्री पे है। किधर है? 30 डिग्री पे। तो किस पे आएगी जी? एट थीटा 30 डिग्री टी इक्वल हो जाएगा किसके? टी मैक्स ओवर 2। ओके हो गया? गुड हो गया जी। चलें जी, ठीक है जी। अच्छा अब आगे इसका क्वेश्चन देखें।
इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद 100 मीटर वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, इट्स टीज, यानी क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन में, आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, आपसे कहा गया है जी कि कितनी है आपके पास एंगल, कितना जिस पे थ्रो किया है प्रोजेक्टाइल को, शाबाश 30 डिग्री। और बच्चों आपके पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी, जिसके साथ थ्रो किया है उसने, वी आई कितनी है 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब फाइंड आपने क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। टी इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा जी, 2vi sin थीटा ओवर जी। ठीक है, 2 इंटू वी आई कितनी आ गई आपके पास 100 साइन 30 डिवाइड बाय 10, ये 0 इससे गया, साइन 30 अभी पढ़ा था कितना होता है 1/2, 2 इंटू 10 इंटू क्या बच गया 1/2, कट गया, जवाब क्या आ गया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड जवाब आ गया। तो जनाब ये आपके पास क्या आ गया 10 सेकेंड जवाब आ गया। ओके, अच्छा अब तीसरी चीज़ है रेंज, उसको पढ़ते हैं और फिर बाद में इनका रिलेशन डिस्कस करते हैं। रेंज को देखते हैं, शाबाश। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करते हैं जी। आगे हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को, इसको रेज कर देते हैं, आप देख चुके हैं इसे, और वीडियो में अगर आप देखना चाहते हैं इसको तो जनाब आप क्या करेंगे, वीडियो आपके पास मौजूद है, इसको रिवाइंड करके भी चेक कर सकते हैं आप इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट से भी आप देख सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वीडियो में। तो वीडियो में तो इशू ही नहीं होता, क्लास में ज़्यादा इशू होता है, नोट नहीं कर सके, टीचर ने रेज कर दिया, तो ये तो बड़ा ज़्यादा अच्छा काम है अब जो आप बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्लास में प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। बस क्लास का ये होता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी आपको हम सिलसिला बना के दे रहे हैं इंशाल्लाह ऑनलाइन का। ठीक है जी, बाकी आपने नोट्स जो है मेरे उनमें से पढ़ना है, वहाँ आपको बेशुमार क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व करेंगे आप, असाइनमेंट्स में से पढ़ेंगे आप। ठीक है जी, चलें जी अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी क्या रेंज। जी रेंज क्या होती है, शाबाश, रेंज होती है आर, अभी लिखा हुआ है उसमें किसके इक्वल है, एक्स के। फार्मूला बताएंगे क्या लगाऊं, कौन सा डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, क्या हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज हो रही है, नो, तो क्या फार्मूला लगेगा, एक्स इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी, वी आई एक्स इंटू टी, क्योंकि एक्स की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर, तो एक्स की वेलोसिटी आ गई, तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। और इसका दूसरा फार्मूला क्या है जी, आर इज इक्वल टू क्या इसका जनाब रेंज का आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें पुट कर दें, टाइम ऑफ फ्लाइट यही है ना, टी पुट करना है ना, तो क्या इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये, अगर यहाँ मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दूँ सिंपली तो ये क्या बन जाएगा, उधर भी वी आई है, इधर क्या है वी आई है, वहाँ क्या होता है, ये वी आई किसके इक्वल होता है, वी आई कॉस थीटा के इंटू टी, ये भी फार्मूला रेंज का। ठीक है, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आई कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी है जी 2vi साइन थीटा ओवर जी, शाबाश, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन गया 2vi स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, तो ये बेसिकली क्या बन जाता है vi स्क्वेयर ओवर जी साइन ऑफ 2 थीटा। क्या फार्मूला है जी, देखें ज़रा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है जी, शाबाश। चलें अब आप करवाएंगे मुझे, यहाँ से मैक्सिमम रेंज का फार्मूला निकाल के बताएं जी, आर मैक्स किसके इक्वल आएगा, शाबाश, आर मैक्स बताइएगा बताइएगा। ऑब्वियसली क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, जहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब यहाँ 2 थीटा, थीटा होता तो हमें पता था, थीटा की मैक्सिमम 2 ना होता तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आनी थी 90 पे। ओके, तो अब यहाँ पे 2 है तो हम इसकी हमें इतना पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी बननी, जो भी थीटा पुट करेंगे आंसर क्या आना है इसका 1। तो बच्चे मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ थीटा की यहाँ से, कैसे, साइन को उधर ले जाएं, साइन उधर जाता है तो क्या हो जाता है इनवर्स हो जाता है। ठीक है, थीटा यहाँ से निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1
साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाय क्या होगा 2। अब साइन इनवर्स 1 कितना होता है 90 डिग्री ओवर 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आ गया, ठीक है जी। इसका मतलब है आर मैक्सिमम जो है इसकी वैल्यू 1 पे कितनी होनी चाहिए वी आई स्क्वायर ओवर जी, और किस एंगल पे होगी थीटा 45 डिग्री पे, ठीक है जी। 45 पे ये होगी, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा ये आर, ये पेपर में भी आया हुआ है, बोर्ड के पेपर में भी कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है, ये साइन ऑफ 2 थीटा, ये फार्मूला बना। ओके बच्चों, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है, देन रेंज एट थीटा 1 एंड थीटा 2 आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने दो प्रोजेक्टाइल लिए हैं, एक थीटा 1 पे फेंका, लेट्स सपोज थीटा 1 है 30 डिग्री और थीटा 2 कितना है जी, कितना है 60 डिग्री, रेंज क्या होगी, इन दोनों का सम चेक करें कितना आता है, इनका सम कितना आता है 90 आ रहा है। अगर 90 आ रहा है तो दोनों पे रेंज क्या होगी R1 इक्वल होगी किसके R2 के। सो किन एंगल्स पे रेंज इक्वल होती है जनाब, जिन एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री हो, उन एंगल्स पे रेंज। मसलन किन किन का सम 90 है, 10 डिग्री का और 80 डिग्री का, 50 का और 40 का, 45 और 45 का, ठीक है, 30 और 60 का, 20 और 70 का, इन पे रेंज इनके ऊपर क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब रेंज है ये इसके इक्वल आ गई है। अब हमने आगे जो डिस्कस करना है वो तीनों का रिलेशन डिस्कस करना है। वी वांट टू डिस्कस कि इनका तीनों का आपस का रिलेशन क्या होता है, किन तीनों का, टाइम का, हाइट का और किसका, रेंज का। चले मैं लिखता हूं, पहले इंडिपेंडेंटली लिखता हूं जी, रिलेशन बिटवीन एच टी। पहले हाइट और टाइम में हम रिलेशन लिखते हैं क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा हाइट इक्वल होती है किसके 1/8 GT स्क्वायर। चूंकि मैंने इसे कैपिटल डी लिया तो मैं इसको कैपिटल डी लिख देता हूँ, GT स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहां से अगर टाइम निकालना पड़ जाए आपको तो T इज इक्वल टू किसके आएगा जी 8H/G का स्क्वायर रूट, ठीक है जी, ये टाइम आ गया। फिर आपका रिलेशन आएगा किसके बिटवीन, रिलेशन बिटवीन H एंड R, ये याद रखना है आपने। H और R का रिलेशन क्या होता है जी, H इक्वल होती है किसके R/4 tan थीटा। अब tan थीटा कहाँ मैक्सिमम होता है, आप देखें tan थीटा की वैल्यूज की अगर बात करें हम तो जनाब क्या सिलसिला बनता है आपके पास, H इज इक्वल टू किसके है आपके पास, tan की वैल्यू अगर मैं 45 पुट कर दूं ना तो H इक्वल आ जाएगा R/4 के किस पे आएगा ये थीटा 45 पे। बिकॉज थीटा 45 पुट करें, tan 45 कितना होता है 1 होता है। अच्छा यहां से R निकालें तो वो किसके इक्वल आया 4H के, किस पे होगा ये 45 पे। अच्छा आप चाहते हैं ये इक्वल हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, H और R क्या हो जाएंगे इक्वल। ये आपने एक न्यूमेरिकल पढ़ा हुआ है उसमें H और R क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और थीटा कितना होता है वहां पे 76 डिग्री, ठीक है। चले अब हम तीनों का रिलेशन पढ़ते हैं, तीनों के बिटवीन रिलेशन क्या होता है, यानी एक आपको दिया गया है तो बाकी दो निकालने पड़ जाए। रिलेशन बिटवीन H, R एंड T, ठीक है जी। अच्छा अगर ऐसा है तो प्लीज देखें क्या रिलेशन बनेगा जी, हाइट और टाइम का ये है, ओके लिख देता हूं मैं
एच इज इक्वल्स टू 1/8 जी टी स्क्वेयर। एच किसके इक्वल है जी? r/4 टेन थीटा की। तो मैं लिख सकता हूँ इसको आगे r/4 टेन थीटा, क्योंकि एच इसके भी इक्वल है ना। अब आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें सारा फैक्टर, 8h आ जाएगा। ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा? जी टी स्क्वेयर। ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2r टेन थीटा। लें ये तीनों का रिलेशन है, शाबाश देख लें। इसका मतलब है 8h इसके इक्वल भी है, जी टी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? 2r टेन थीटा। तो यहां मैंने इन दोनों का रिलेशन नहीं लिखा था, किनका? r का और t का। तो वो रिलेशन भी बन गया। वो क्या बना जी? r और t का रिलेशन। शाबाश देखें क्या बन गया r और t का रिलेशन। ये इतना रिलेशन किसका है? r और t का है। तो क्या लिख सकते हैं? जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2r टेन थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन t एंड r। तो बच्चों क्वेश्चन आपको क्या आते हैं? क्वेश्चन है यही आते हैं कि r दिया हुआ है t निकालना है, ठीक है, t दिया हुआ है h निकालना है, h दिया हुआ है r निकालना है, r दिया हुआ है h निकालना है। ठीक है, तो मैंने रिलेशन लिखवा दिए, इन्हीं को यूज करें और आपका काम हो जाएगा। ओके हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। सपोज मैं कहता हूं जी एक प्रोजेक्टाइल को आपने 30 डिग्री पे थ्रो किया। लेट्स सपोज मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको कि एक प्रोजेक्टाइल है, किसने एंगल पे थ्रो किया उसे। क्वेश्चन आ गया, प्रोजेक्टाइल है जी, एमसीक्यूज है ये आपके पास। एक प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे थ्रो किया? 30 डिग्री पे। ठीक है जी, उसकी रेंज कितनी आई जी? 40 मीटर। फाइंड करें उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। शाबाश। क्या करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फार्मूला है ना हमारे पास, क्या? जी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2r टेन थीटा। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ओके, सॉल्व, डू यूर सेल्फ, इसको कंप्लीट करें। ठीक है जी। अच्छा, फिर आप कहते हैं जी कि हमें कुछ और चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि अगर एमसीक्यूज में आ जाता है इफ t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड फाइंड h, हाइट क्या होगी? h इज इक्वल्स टू 1/8 जी टी स्क्वेयर। तो क्या आ गया जी? टी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ, 1/8, जी कितना है? 10, इधर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया? 100। सॉल्व कर दें इसे। 1 पॉइंट आएगा आपके पास कितना? 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा? 120 के करीब आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, कंप्लीट इट। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जितना बच्चों मैंने प्रोजेक्टाइल करवा दिया है ना, आप, मैं चैलेंज करता हूं कि आप कहीं से भी पढ़ लें। एमडी कैड में अगर आपको प्रोजेक्टाइल पे इतना कुछ कोई बता रहा हो, कोई पूरा दायरा बता रहा हो, तो कह दीजिएगा कि इमरान साहब ने हमें कुछ नहीं पढ़ाया, फारग है इमरान साहब। ठीक है, गारंटी से मैं कह रहा हूं, प्रोजेक्टाइल पे। ओके, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो इनसे सॉल्व ना हो। पूरा आप पेपर उठा के देख लें, कोई फार्मूला नहीं मैंने छोड़ा। ठीक है, इंशाल्लाह आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें, देखिएगा आप प्रोजेक्टाइल आपके लिए अब कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है जी, ओके जी। चलें अब हम आगे करते हैं किसको? टार्क को। जी नेक्स्ट हम कर रहे हैं किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? टॉर्क को। जी शाबाश। टॉर्क को कैसे डिस्कस करेंगे जी हम? टॉर्क, बच्चों क्या डेफिनेशन है टॉर्क की? ये टर्निंग इफेक्ट है। ठीक है जी, टर्निंग इफेक्ट कहते हैं आप इसको, या रोटेशनल इफेक्ट कहते हैं आप इसको। किसका? रोटेशनल इफेक्ट कहते हैं आप इस किसको? ऑफ फोर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका फार्मूला क्या आता है टॉर्क का? टॉ इज इक्वल टू आता है एल एफ। वेक्टर फॉर्म में टॉर्क किसके इक्वल आता है जी? आर क्रॉस एफ के। ये एल क्या चीज़ है जी? ये मोमेंट आर्म है। क्या है जी? ये मोमेंट आर्म। क्या होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बिटवीन? डिस्टेंस बिटवीन आर्क एंड
पॉइंट ऑफ एक्शन एंड फोर्स, oh sorry, pivot point and pivot point. फॉर एग्जाम्पल आपके पास जनाब ये एक रॉड है, सॉरी स्पैनर है, ये एक स्पैनर है, एक बोल्ट को ये रोटेट करवा रहा है। तो यहाँ आप फोर्स लगा रहे हैं एफ, ये आपका पिवट पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन। इनके बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला क्या है जी, ये मोमेंट आर्म है। ठीक है, अच्छा जी, टॉर्क जो है ये आपके पास, इसके अलावा क्या है जी, ये आपके पास एनालॉजी है किसकी, ऑफ फोर्स। ठीक है जी, टॉर्क जो है रिस्पॉन्सिबल है किसका, टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है किसका, सर्कुलर और एंगुलर मोशन का, जिसको आप रोटेशनल भी कहते हैं। ठीक है जी, टॉर्क जो है वो फार्मूला है आपके पास आर एफ, और फोर्स का फार्मूला क्या था, एम ए। आपके पास क्या आ जाता जी, टॉर्क आर एफ के इक्वल है, एफ किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल है। ठीक है, तो अब आप देखें तो टॉर्क प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज फोर्स प्लेज इन लीनियर मोशन। टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और एफ क्या प्रोड्यूस करती है, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टॉर्क क्या क्या काम कर सकता है, रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, अकेली फोर्स रोटेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकती, साथ मोमेंट आर्म प्ले करता है रोल। ठीक है जी, तो यहां से देखें तो टॉर्क जो है जी वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। अगर आर क्या हो जाए, जीरो, टॉर्क क्या आएगा जी, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आर कितना आ जाएगा आपके पास, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास जितना ये ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा एट कांस्टेंट फोर्स कंडीशन, अगर हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट एफ कंडीशन, फोर्स कांस्टेंट है तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है जी, अच्छा, अब आपके पास देखें टॉर्क कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये वेक्टर फॉर्म की बात करने जा रहे हैं हम, इसकी वेक्टर फॉर्म। ये एक डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, टेक्स्ट बुक में, कि एक प्लेट है, इसको पिवट किया हुआ है आपने किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, और आप इसके पी पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स सपोज एफ लगा रहे हैं। तो मोमेंट आर्म वेक्टर क्या हुआ आपका, ओ, इसको हमने क्या कहा, पी पॉइंट, तो ओ पी आपका क्या हुआ, मोमेंट आर्म। अच्छा, पोजीशन वेक्टर है ये आर जो है, ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर। इसकी डायरेक्शन हमेशा पिवट पॉइंट से किस तरफ होती है, पॉइंट ऑफ एक्शन की तरफ। तो अब हम इसमें डिफाइन करें टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल आता है किसके, आर एफ साइन थीटा। ये थीटा बता सकते हैं कहाँ एंगल होता है, बिटवीन आर एंड एफ, किसके बिटवीन, आर एंड एफ। तो यहां बताएं मुझे थीटा क्या ये वाला एंगल होगा, या क्या ये एंगल ठीक है, ये थीटा मैं कहूं यहां बना सकते हैं जी, नहीं। थीटा हमेशा दो वेक्टर्स के हेड के बिटवीन होता है या दो वेक्टर्स की टेल्स के। तो यहां देखिए एक वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर की यहां क्या टेल है, तो मैं दोनों के हेड यहां लाऊं तो उस वेक्टर को थोड़ा नीचे ले आए, तो ये एंगल जो है ये आपका क्या होगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चे इसको थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं, किसको, इस आर को थोड़ा सा धक्का लगा के आगे ले जाए, यहाँ क्या कॉमन हो गई, टेल्स, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। तो आपने यहाँ जो एंगल पुट करना है ना, ये कौन सा एंगल पुट करना है, बिटवीन द
फोर्स एंड मोमेंट आर्म वेक्टर, लेकिन कहाँ, या उनकी टेल्स वाला एंगल या उनके हेड्स वाला एंगल। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है। मसलन अब मैं यहाँ बात करूँ तो मैं ये वाला एंगल पुट करूँगा इसका, या जो यहाँ एंगल होगा वो पुट करूँगा मैं। ठीक है, तो अब मैं ज़रा टॉर्क निकालना चाह रहा हूँ, मैं इस फोर्स के कंपोनेंट बना देता हूँ। फोर्स का एक कंपोनेंट ये बन गया। अब थीटा ये, तो थीटा के सामने कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉज, और थीटा के साथ कौन सा, सॉरी क्या सामने कौन सा होता है, साइन, और थीटा के यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉज साथ। अब जरा मुझे देखें, ये प्लेट है, इसको घुमाने के लिए टोटल फोर्स F लगी, दो कंपोनेंट है उसके, एक कॉज है एक क्या है, साइन है। ये जो कॉज कंपोनेंट है ये प्लेट को इधर खींचेगा, क्या इधर खींचने से ये प्लेट ऐसे रोटेट करेगी, नो। कौन इसे रोटेट कराएगा, ये कंपोनेंट। तो इसका मतलब है ये कंपोनेंट इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा, रोटेशन में इस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं। पैरेलल जो आर के कंपोनेंट आएगा उसका कभी कोई रोल नहीं होगा, परपेंडिकुलर का होगा। तो सिंपल टॉर्क फिर निकालेंगे तो क्या करेंगे, टॉर्क सिंपल जो है, सॉरी ये नहीं आएगा, टॉर्क सिंपल किसके इक्वल आ जाएगा, आर इंटू एफ साइन थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या बन गया ये, आर एफ साइन थीटा। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो साथ इसके क्या आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, वेक्टर साइन। ये एन जो है जी ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है किसके, बोथ आर एंड एफ के। सो टॉर्क भी परपेंडिकुलर होता है किसके, बोथ आर एंड एफ के, या उस प्लेन के जिसमें आर और एफ पड़े होते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर करें हम, क्योंकि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। फार्मूले के हिसाब से अगर हम इसको क्रॉस की फॉर्म में लिखते हैं तो ये इस तरह लिखा जाता है, आर क्रॉस एफ। इन दोनों में से किसी एक को हाफ कर दें, टॉर्क क्या हो जाता है, हाफ। टॉर्क बिकम्स इक्वल्स टू टी बाई टू एट आर इज इक्वल्स टू आर बाई टू। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, कितना आसान है ये। टॉर्क बिकम्स टी बाई टू एट एफ इज इक्वल्स टू एफ बाई टू, फोर्स हाफ कर लें। और अगर दोनों को हाफ कर दें तो टा इज इक्वल्स टू टा बाई फोर एट आर इज इक्वल्स टू आर बाई फोर एंड एफ इज इक्वल्स टू, सॉरी एफ बाई टू एफ बाई टू। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 2 वाला, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने ये टॉर्क निकालना है जब भी, तो आपको एंगल का कैसे अंदाज़ा होगा कि ये एंगल बिटवीन है या नहीं। आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना, इस रफड़ में नहीं पढ़ना। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन रॉड एज शोन इन फिगर। इस फिगर में एक रॉड है, इसके ऊपर एक्ट करने वाला जो टॉर्क है वो बताएं कितना होगा। ये ओ इसका पिवट पॉइंट है, पी पे क्या लग रही है, फोर्स एफ लग रही है, और एंगल कहाँ दिया हुआ है जी, ये एंगल दिया हुआ है थीटा। अब मैं इसकी ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, क्या ऑप्शंस क्या हैं, ओ पी एफ टेन थीटा ऑप्शन है इसकी, ओ पी एफ कॉस थीटा, ओ पी एफ साइन थीटा, ओ पी एफ कॉट थीटा। ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है जी, प्लीज़ आपने सबसे पहले यहाँ देखना है तो आर किस तरफ को है, दिस इज़ द आर। ये आपका क्या है जी, ये आपका बेसिकली क्या है, मोमेंट आर्म है, ये आपका आर है ओ पी, और ये आपकी क्या है जी, फोर्स है। तो मैंने फार्मूला लगाया है आर एफ साइन थीटा, बट थीटा कौन सा एंगल लेना है आपने, जो आर और एफ के बिटवीन है। तो क्या ये वाला एंगल इस वक्त आर और एफ के बिटवीन है। आर को अगर बनाऊँ मैं वेक्टर को तो ये बन जाएगा,
क्या ये उनके हेड और टेल के बिटवीन है, या यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं? नहीं। तो आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि एंगल कहाँ पे, आपने पता क्या करना, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए जहाँ आपको ये समझना लगे कि एंगल बिटवीन है या नहीं है, गिवन एंगल जो है वो बिटवीन आर एंड एफ है या नहीं है, जहाँ आपको ये चीज़ की समझ नहीं लगेगी, आपने क्या करना है, आपने जहाँ भी इसकी समझ, आपने पकड़ते ही फोर्स को क्या करना है, उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना है। क्या कर देना है? फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। और कंपोनेंट फोर्स के किस तरफ बनाने हैं? जिस तरफ एंगल है। मसलन एंगल किधर है? इधर है, तो मैं इस फोर्स के कंपोनेंट इस तरफ को बनाऊंगा। कैसे? ये फोर्स है तो एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा और एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, ये दो कंपोनेंट बन गए। अब थीटा के साथ कंपोनेंट कौन सा आएगा? एफ कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर सामने कौन सा आएगा? साइन थीटा। बन गए। अब क्या करना है? हमने क्या कहा था, टॉर्क प्रोडक्ट होता है किसका? मोमेंट आर्म वेक्टर का और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स का, क्योंकि जो रोटेशन प्रोड्यूस कर सकती है चीज, इसमें रोटेशन ये वाला कंपोनेंट कर सकता है, ये कंपोनेंट नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है? ये वाला। किधर? रॉड में। इस तरफ को फोर्स लगेगी तो रोटेट करेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो जो इस तरफ को लग रही है वो रोटेट करवा सकती है? नहीं। तो फिर आपका मोमेंट आर्म क्या, इसका टॉर्क क्या आएगा? इसका टॉर्क बनेगा जी कितना, ये इसका क्या है? आर है, कितना है ये? OP, और ये इसकी क्या आ गई? फोर्स कितनी आ गई? F cos थीटा। तो आंसर क्या आया आपके पास? OPF cos थीटा। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का जी। एक और MCQ हम इस तरह का देखते हैं जी। ये है, ये फोर्स है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये पिवट पॉइंट है, ये P है, ये F है। टॉर्क निकालें इसमें। अगेन मैं ऑप्शन वही वाली कहता हूँ, A OPF cos थीटा, B OPF साइन थीटा, C OPF टेन थीटा, D OPF कॉट थीटा। जी शाबाश। आपको नहीं पता चल रहा एंगल बिटवीन है या नहीं है, कोई समझ नहीं। क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? आपने डायरेक्ट रिजॉल्व कर देना किसको? फोर्स को। किस में? कंपोनेंट्स में। ये फोर्स है, किस तरफ कंपोनेंट बनाना चाहते हैं आप उसके? जी अच्छा, ये फोर्स है तो आप, सॉरी मैंने ये एंगल यहां देना था, ये फोर्स इस तरफ को लगानी है, ये मैंने एंगल इसका दिया इस तरफ। ठीक है जी, ये एंगल। अब ये एंगल पता नहीं चल रहा कि बिटवीन है कि नहीं है। आपको कुछ समय लगे ना लगे, ऐसी डायग्राम में आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्या करना है? आपने फोर्स को रिजॉल्व करना है। किस तरफ को करना है? जिस तरफ आपका क्या बना हुआ है? एंगल। तो मैं इस फोर्स को अब इस तरफ को रिजॉल्व करूंगा, तो एक कंपोनेंट फोर्स का ये बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। किन दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है? मोमेंट आर्म को और फोर्स को। किस फोर्स को? जो इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो इसके परपेंडिकुलर थीटा के साथ कौन सा बनेगा कंपोनेंट? F cos थीटा, और ये क्या बनेगा? F थीटा के सामने साइन कंपोनेंट होता है, थीटा के साथ क्या होता है? कॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो जरा देखिएगा इस बार कौन परपेंडिकुलर आया है? F cos थीटा। तो टॉर्क आपका क्या बनेगा फिर? R F होता है, R कितना आ गया? OP, और F कितना आ गया? F cos थीटा। OPF cos थीटा, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपना टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जी हम, कि ये एक आपके पास क्या है जी? सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, ये इसकी क्या है जी? लेंथ है, सेंटर तक होती है बॉब के लेंथ, और ये इस तरह वाइब्रेट कर रहा है। कहता जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो इस पे एक्ट करने वाला आपने टॉर्क निकालना है।
चलें ये बताएं इस पे जो फोर्स एक्ट करती है, चैप्टर 7 में आपने कहा था कि जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स इस पे लगती है वो कितनी होती है, वो mg साइन थीटा होती है, ये थीटा एंगल होता है, ये फोर्स लग रही है इस पे, चैप्टर 7 में हमने पढ़ा हुआ। और ये फोर्स इसको ऐसे क्या कर रही है, रोटेट। मोमेंट आर्म क्या होगा, पिवट पॉइंट कौन सा है, ये, और फोर्स कहाँ लग रही होती है, यहाँ। तो ये चीज़ क्या बनी है आपकी, मोमेंट आर्म। कितना है ये, L। तो टॉर्क किसके इक्वल आ गया, RF के। R कितना आया, L। F कितना आया, mg साइन थीटा। तो क्वेश्चन में क्या जवाब आ गया, LmG साइन थीटा। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या हुआ है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी। चलें ये टॉर्क है। क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होते हैं, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है जी। चलें अब डिस्कस करते हैं हम कपल को। कपल क्या चीज है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो हैं वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं कपल। टू अनलाइक फोर्सेस होती हैं, अनलाइक फोर्सेस। ठीक है। और मैं इसको बेहतर ज्यादा इस तरह लिखता हूं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस कपल। अच्छा, कपल में जो फोर्सेस हैं वो एक तो नंबर पे इक्वल होती हैं, नंबर 2 ऑपोजिट होती हैं, नंबर 3 F नेट उनकी अगर देखी जाए तो वो क्या होती है, 0। ठीक है। नंबर 4 दे कैन नॉट रिप्लेस बाय देयर रिजल्टेंट। इनको रिजल्टेंट से नहीं रिप्लेस कर सकते, रिजल्टेंट से रिप्लेस करें तो रिजल्टेंट कितना है इनका, 0। तो कपल को रिजल्टेंट फोर्स से रिप्लेस करेंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ये भी याद रखें। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद दे कैन नॉट एक्ट एट सेम पॉइंट। सो ये सेम पॉइंट पे भी नहीं लग सकती, ये कपल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मसलन अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास एक रॉड है, एक फोर्स लग रही है इस तरफ को F और एक फोर्स लग रही है इस तरफ को, दिस इज कपल। दोनों को उठा के मैं यहां लगा दूं, कपल नहीं है। दोनों को मैं सेम डायरेक्शन में कर दूं, कपल नहीं है। दोनों का रिजल्टेंट क्या है, 0। तो 0 फोर्स लगाने से भी कपल नहीं बनेगा। ये मैंने बता दी है वो बातें। इक्वल होना जरूरी है, अपोजिट होना जरूरी है, इनका नेट 0 होता है। ये कभी भी इनके रिजल्टेंट से रिप्लेस नहीं की जा सकती और कभी भी ये सेम पॉइंट पे एक्ट नहीं करती। ठीक है जी। अब देखें बच्चे, ये अगर टोटल लेंथ है इसकी, तो कपल का टॉर्क कैसे निकलेगा, टॉर्क इक्वल होता है कपल आर्म इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ फोर्स, किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड और कपल आर्म। अब कपल आर्म कौन सा डिस्टेंस होता है, कपल आर्म डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस इज कॉल्ड कपल। क्या कहेंगे इसे, क्या बोलेंगे जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कपल बोलेंगे। शाबाश। ठीक है। तो फिर कपल आर्म कितना है इसका, L, और फोर्स कितनी है, F। तो क्या आ गया, LF आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलें जी, आप कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इससे, ताकि आपकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो। जी, MCQ पहला करते हैं जी क्वेश्चन के फाइंड द कपल इन गिवन फिगर।
गिवन फिगर में आपने क्या करना है जी, कपल फाइंड करना है जी। गिवन फिगर क्या है जी, ये 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, और ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, और ये भी कितना है जी 2 मीटर है। तो कपल कितना आएगा जी फार्मूला क्या है, कपल आर्म कितना बनेगा, इस फोर्स से इस फोर्स तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन गया 4, तो 4 इंटू एक फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी बन गई 10, तो कितना आ गया 40 न्यूटन मीटर, ये आ गया। न्यूटन मीटर इसका क्या है यूनिट, ठीक है जी। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखें जी, फाइंड कपल इन गिवन फिगर। जी ये फिगर है, दिस इज F 6 न्यूटन, दिस इज F 6 न्यूटन, दिस is the length 4 meter, and this is the angle 30 degree, this is the angle 30 degree। अब एक फोर्स इधर लग रही है एक इधर, तो ये क्या करेगा रिजल्ट में रोटेट करेगा। कपल दोनों इक्वल हैं, अपोजिट लग रही हैं, लेकिन इस बार दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर नहीं है। क्या ये डिस्टेंस इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नो। तो पहले मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक कपल आर्म चाहिए, दूसरा क्या चाहिए फोर्स। फोर्स कितनी है, फोर्स तो 6 दी हुई है, बट कपल आर्म 4 नहीं होगा। कपल आर्म कौन सा डिस्टेंस होना है, परपेंडिकुलर। तो इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें यहाँ से कौन सा आएगा जी, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही आएगा ना, सीधा स्ट्रेट डिस्टेंस ये वाला, ठीक है जी। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बड़ा आसान है, देखें ये कितना है जी, यहाँ एंगल 30 है, 30 डिग्री के ये वेक्टर है, तो ये कंपोनेंट नहीं बन गया इसका। अगर देखा जाए तो ये जो आपके पास इस तरफ ये लाइन है, इसके दो कंपोनेंट नहीं बन गए, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। 30 के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन, ठीक है। तो ये वेक्टर है आपका, कितना है ये 4, और ये इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा 4 साइन थीटा, और ये कितना आएगा 4 कॉस थीटा। भाई अगर यहाँ ए होता तो ये ए साइन थीटा था, और ये क्या था ए कॉस थीटा, ठीक है। थीटा के सामने है इसलिए साइन, थीटा के साथ है इसलिए कॉस। तो अब आपके पास टॉर्क क्या आएगा फिर 4 साइन थीटा इंटू 6, ये 24 हो गया। साइन थीटा कितना है, साइन 30 हो जाएगा। एंड यू नो साइन 30 किसके इक्वल है 1/2 के, तो आंसर कितना आ गया 12 न्यूटन मीटर, ठीक है जी। तो ये वो क्वेश्चन हो गया आपका जहां पे कोई एंगल बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है, एंगल बन रहा होता है जी जहां पे, ठीक है जी। जहां पे क्या बन रहा होता है, एंगल। तो देखें अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट करता हूं कि किसी और सिचुएशन में अगर ले लें तो एंगल बदल सकता है आपका। एंगल कितना आ सकता है जी, डिफरेंट आ सकता है एंगल, कि आपके पास 30 60 कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बुक में भी दिए हुए हैं मेरी में, आप वहाँ से प्रैक्टिस करें, आपको इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलें अब हम अगले अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये टॉक से बातें रिलेटेड थी। अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है जी, टॉक से बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और जो पेपर में आए हुए थे मैंने तकरीबन सारे करवा दिए हैं आपको ओल्ड पेपर में। बस स्टेटमेंट मैंने ईयर्स नहीं लिखे इस बार, चूंकि ये चैप्टर लंबा था तो मैंने वो बाकायदा साथ उनके ईयर मेंशन नहीं किए, लेकिन ये जितने भी हैं ये सारे ओल्ड पेपर एमडी कैट में आए हुए हैं, ठीक है जी। चलें जी अब हम बात करते हैं किसकी जी, इक्विलिब्रियम की। किसकी बात करेंगे जी, इक्विलिब्रियम की। जी इक्विलिब्रियम, जी इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे क्या लग रही हो एफ नेट 0, तो वो बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम। भाई फोर्स नेट 0 लगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी 0। एक्सेलरेशन 0 हो तो भाई वेलोसिटी क्या होती है 0 या यूनिफॉर्म, यही दो सूरतें होती हैं ना, ठीक है जी। ओके हो गया। अच्छा चलें
अच्छा, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ए, तो फोर्स का कोई और फार्मूला याद है आपको? जी बिल्कुल मुझे याद है, एक आपको पता नहीं याद है कि नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ा है हमने। क्या बोला? एफ नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। भाई अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेल्टा पी ज़ीरो है, टाइम तो ज़ीरो नहीं ना हो सकता। और डेल्टा पी ज़ीरो का मतलब क्या है कि या P ज़ीरो है या P क्या है? कांस्टेंट है। दो ही सूरतों में डेल्टा P ज़ीरो हो सकता है ना, ठीक है भाई। डेल्टा P उस सूरत में ज़ीरो हो सकता है जब P ज़ीरो हो या P चेंज ना हो रहा हो, ठीक। तो ये देखें, ये मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी हो, बॉडी क्या होती है? इन इक्विलिब्रियम। ऑल कंडीशंस पुट द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। क्या करेगी जी? बॉडी को किस में ले जाएगी? इक्विलिब्रियम में ले जाएगी। सारी ये कंडीशन जितनी भी लिखी हैं। और ये फोर्स क्या काम करती है? ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होगा? लीनियर या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये बेसिकली क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जो फोर्स है उस तरह की चीज रोटेशनल में कौन सी है? शाबाश बताइएगा। टॉर्क। तो अगर टॉर्क नेट ज़ीरो हो जाए, अच्छा अल्फा लीनियर एक्सेलरेशन ए होता है, एंगुलर कौन सा होता है? अल्फा। तो इसका मतलब है अगर ये ज़ीरो होगा तो अल्फा ज़ीरो होगा। अच्छा, अगर अल्फा ज़ीरो, उधर वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, इधर कौन सी वेलोसिटी ज़ीरो होगी? एंगुलर। एंगुलर का मतलब है ओमेगा ज़ीरो होगी, या ओमेगा क्या होगी? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। कोई और टॉर्क का फार्मूला आता है, चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। भाई अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास क्या है? अल्फा ज़ीरो है। ये बात हम ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है। कोई और फार्मूला टॉर्क का याद है आपको? जी, डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। बिल्कुल नहीं याद तो आप यहाँ से बना लेना। ये लीनियर चीज़ें हैं, इनको एंगुलर में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। फोर्स की जगह टॉर्क, इसकी जगह एंगुलर मोमेंटम, लीनियर की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? टाइम टाइम ही रहेगा। यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर फोर्स। एंगुलर फोर्स टॉर्क मतलब मोमेंट आर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सॉरी मोमेंट ऑफ फोर्स जी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है डेल्टा एल क्या है? ज़ीरो। या डेल्टा एल क्या है? एल क्या है? कांस्टेंट। एल क्या है? ज़ीरो। आर एल क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। ये कंडीशन क्या कर रही है? ये कंडीशन किस इक्विलिब्रियम में लेके जा रही है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। अगर इनमें से कोई कंडीशन पूरी हो जाए तो आपके पास कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा? शाबाश बताइएगा। रोटेशनल। दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सेकंड कंडीशन भी है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो, या क्या लिख सकते हैं? क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इक्वल है किसके? एंटी क्लॉकवाइज के। क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इक्वल है किसके? एंटी क्लॉकवाइज के, ठीक है जी। और ये कंडीशन आपके पास किसकी है? ये फर्स्ट कंडीशन है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, या सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव होती हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड फोर्सेस क्या होती हैं? राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। कन्वेंशन है। क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम है आपका। ट्रांसलेशनल का मतलब है, अच्छा अब ट्रांसलेशनल की भी आगे दो टाइप हैं आपके पास। मतलब अगर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम जो है जनाब वो कितनी किस्म का है? इक्विलिब्रियम जो है इसकी दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी है जी? एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक कौन सा है जी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
ट्रांसलेशनल में क्या होता है, सिग्मा एफ ज़ीरो होता है जी, इसमें क्या होता है, सिग्मा टॉ ज़ीरो होता है। अच्छा जी, ट्रांसलेशनल में भी फिर आपके पास क्या है, दो हैं, कौन सी, एक है स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक है डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली इसमें भी एक स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम और इसमें भी डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टैटिक का मतलब होता है बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो है और इसका मतलब होता है बॉडी की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। कौन सी, लीनियर। इसका मतलब क्या है, एंगुलर क्या है, यूनिफॉर्म। और इसका मतलब क्या है, एंगुलर क्या है, ज़ीरो। यानी बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बॉडी मूव कर रही है तो क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। फैन है, बंद है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। चला दिया, स्टार्ट ले रहा है, ठीक है, स्टार्ट ले रहा है तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तेज हो रहा है। जब फुल स्पीड पे अब यूनिफॉर्म हो गई है, अब क्या हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम। कौन सा, रोटेशनल। जब वो तेज हो रहा था तो उस वक्त इक्विलिब्रियम नहीं था, उस वक्त नेट टॉर्क जीरो नहीं था। जब वो फुल स्पीड पे मैक्सिमम पे चल रहा है, नेट टॉर्क क्या है, जीरो। रेस्ट पे है तो नेट टॉर्क क्या है, जीरो। जी, ये मार्कर यहाँ पड़ा हुआ है, रेस्ट पे है, कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टैटिक। नेट फोर्स क्या है, जीरो। ये मार्कर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक। कौन सा, लीनियर ट्रांसलेशनल डायनामिक। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। क्या है जी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या होता है, दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। कंप्लीट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसके लिए क्या है, सेकंड कंडीशन। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के दोनों कंडीशंस का पूरा होना। अब हम इसके लिए जनाब इक्विलिब्रियम्स की एग्जांपल्स करते हैं, कुछ जो एमसीक्यूज हैं वो करते हैं। उनको करने का तरीकाकार क्या है वो देखते हैं जी। अच्छा, इसमें ये जो एग्जांपल्स हैं ये सॉल्व करने के लिए हम एक रूल बनाएंगे। नॉर्मली बच्चों से ये एग्जांपल सॉल्व नहीं होती, बच्चे बड़े परेशानी में रहते हैं। मसलन सपोज ये मीटर रॉड वाली प्रॉब्लम्स हैं कि ये एक मीटर रॉड है। जब मीटर रॉड यूनिफॉर्म बोला जाए, यूनिफॉर्म मीटर रॉड, लाइक जैसे ये मैं कहता हूँ दिस इज यूनिफॉर्म मीटर रॉड, इसका मतलब है जो चीज़ यूनिफॉर्म होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, उसके सेंटर में होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में होगा। जब मैं उसको सेंटर से ऐसे रखूँगा तो वो क्या करेगी, वहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अगर मैं सेंटर पे नहीं रखूँगा, इधर रखूँगा तो इधर चली जाएगी, इधर करूँगा तो वो इधर चली जाएगी। क्यों, क्योंकि अब उसका वेट सेंटर पे एक्ट करता है, वेट इधर लग रहा है। मसलन सपोज आपने देखें ये सेंटर है, ये सेंटर है, वेट यहाँ लग रहा है, मैंने उसी जगह पे सपोर्ट कर दिया तो रुक गया। अगर वेट यहाँ लग रहा होगा तो इधर फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। मसलन मैं इसको ये करता हूँ, अब वेट यहाँ लग रहा है, वेट क्या कर रहा है, नीचे लेके जा रहा है इसे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, जब मैं इसको इधर ले जाऊँगा, वेट उधर चला गया तो ये क्या कर रहा है, ये नीचे लेके जा रहा है, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो यूनिफॉर्म कोई भी रॉड है, मीटर रॉड है, बार है, लेंथ है, कुछ भी है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या होगा, वेट एक्ट करेगा। और नॉन यूनिफॉर्म का कहाँ एक्ट करता है, जिस तरफ मैस ज़्यादा होता है। क्या होता है, जिस तरफ मैस ज़्यादा होता है। ठीक है जी। तो हमने इस तरह का एक मीटर रॉड ले लिया, ठीक है, और कहा गया जी इसे पिवट कर दिया गया है। मीटर रॉड जो लिया गया है इसको हमने क्या किया जनाब, पिवट कर दिया है। कहाँ पे, बिल्कुल सेंटर पे रख दिया। सपोज ये सेंटर से हमने इसको पिवट कर दिया। सेंटर का मतलब है ये कहाँ होगा, 50 सेंटीमीटर के ऊपर। एक फोर्स आपने लगाई है कहाँ पे, कितने सेंटीमीटर पे एक फोर्स आप लगा रहे हैं, 30 सेंटीमीटर पे। तो एक आपने 30 सेंटीमीटर पे फोर्स लगा दी। कितने न्यूटन की फोर्स लगा दी जी आपने, लेट्स सपोज 8 न्यूटन लगा दिया आपने। अब एक फोर्स आप यहाँ लगाना चाह रहे हैं F, ये कहाँ लगा रहे हैं, 80 सेंटीमीटर पे।
कहता है बताएं कि इस फोर्स की वैल्यू क्या रखें कि सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में आ जाए। एट इक्विलिब्रियम, कि अगर यहां इक्विलिब्रियम है, एफ की वैल्यू बताएं क्या आए। जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, आपने पहला काम क्या करना है, ये स्टेप याद कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, नोट द नंबर ऑफ फोर्सेस, नोट द नंबर ऑफ टॉर्क लिखें, बल्कि क्या लिखें, नंबर ऑफ टॉर्क, कितने नंबर ऑफ टॉर्क उसके ऊपर लग रहे हैं, पहली बात। नंबर 2 पे क्या करें, पहले ये चेक करना है कितने नंबर ऑफ टॉर्क। जज इक्वेट द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स, और इक्वेट कर लें किसको, क्लॉकवाइज टॉर्क को और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को। पहले टॉर्क निकाल लें, नोट करने कितने, बाद में उनको क्या करना है, इक्वेट कर लेना। इक्वेट करने को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। जरा यहां देखते हैं कितने टॉर्क हैं। अब देखिए रियलिटी में अगर मैं बात करूं, जब ये यहां पड़ा है इस जगह पे, तो पिवट पॉइंट आपका क्या है जी, वो सपोर्ट पॉइंट। याद रखें पिवट पॉइंट हमेशा क्या लिया जाएगा, सपोर्ट पॉइंट। नोट में लिख लें, नोट जो पिवट पॉइंट है वो किसके इक्वल होगा, वो सपोर्ट पॉइंट होगा, जहां आपने क्या की है, सपोर्ट की हुई है। ठीक है, अच्छा ये पिवट पॉइंट है, सपोर्ट की हुई है आपने। यहां मैं अगर फोर्स लगाऊं एक, यहां इस जगह पे, तो वो फोर्स क्या करेगी, इसे नीचे लेके जाएगी। किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इस पिवट के अबाउट। फोर्स कहाँ लग रही है, यहाँ। तो इसका टॉर्क निकालना हो तो क्या करते हैं, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस होता है, जहाँ फोर्स लग रही है वहाँ से लेके पिवट पॉइंट तक। कितनी फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पे, 2 फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी जी, देखें, एक है 8 न्यूटन और एक हमें पता नहीं है। 8 न्यूटन जो लग रही है किधर को लग रही है, ये अगर देखा जाए तो ये इसको किस तरफ को रोटेट करवाएगी आपकी। अगर मैं देखूं तो 8 न्यूटन जो है, 8 न्यूटन किस तरफ को रोटेट, यहाँ से मैं भी आपकी तरफ आ गया ना। ये देखें यहाँ से पिवट किया हुआ, ये पिवट है, तो इस जगह पे फोर्स लग रही है, यहाँ फोर्स लग रही है। ये किधर लेके जा रही है, इस तरफ लेके जा रही है। तो ये रोटेशन कौन सी आ रही है, ज़रा देख के बताएं, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये बताएं ज़रा, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरफ से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और जो इधर अननोन फोर्स है ये लगी हुई, ये किधर लेके जा रही है, इसको जरा देखें किधर लेके जा रही है, इस तरफ को। ये कौन सी रोटेशन दे रही है, क्लॉकवाइज। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है। जो क्लॉक की तरफ लेके जाएगा क्लॉकवाइज है, जो क्लॉक के ऑपोजिट लेके जाएगा वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसने किस तरफ को मूव करवाया, इसको इस तरफ को, और इसने किस तरफ को मूव करवाया, इसको इस तरफ को। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है, क्लॉकवाइज है। 2 टॉर्क आ गए, दोनों कैलकुलेट करें। कैलकुलेट कैसे करना है, टॉर्क किसके इक्वल होता है, आर एफ। एफ ये है, इसका आर क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस। ये क्या है 30, ये कितना है 50, तो डिफरेंस कितना आया इनका 20। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 20। अच्छा अब 8 क्या है आपके पास, न्यूटन, 20 क्या है आपके पास, सेंटीमीटर। ओके, एक टॉर्क आ गया। कितने थे टोटल टॉर्क, 2। दोनों टॉर्क निकाल लेंगे और उनको बाद में क्या करना है, इक्वेट करना है। तो मैं डायरेक्ट उनको क्या कर रहा हूँ, इक्वेट। फोर्स कितनी है, आर एफ है, फिर इसका आर कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये 80, ये 50, ये डिस्टेंस कितना आया 30 मल्टीप्लाई बाय 80 न्यूटन। तो देखें ज़रा, न्यूटन न्यूटन से गया, सॉरी 80 न्यूटन नहीं, ये मैं अननोन फोर्स थी, एफ फोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा डिस्टेंस, ये वाला 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गया, ठीक है जी। और 0 से गया, 3 इधर ला के डिवाइड कर दें तो एफ कितनी निकल आई, न्यूटन साथ ही जाएगा, 8 न्यूटन डिवाइड बाय
कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा इसका, ये 2 भी है ना, तो कितना बन गया ये 16 डिवाइड बाय कितना आ गया 3 और साथ क्या आ गया न्यूटन, तो ये कितना आ जाएगा 5.3 न्यूटन। अच्छा ये यूनिट क्यों लगाया, आपने लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इधर न्यूटन है तो इधर भी न्यूटन, अगर एक डिस्टेंस सेंटीमीटर में तो दूसरा भी क्या है सेंटीमीटर में रहने दें, मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस सेम यूनिट रखना है आप, 1 किलोमीटर में दूसरा भी किलोमीटर में रख दें, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, चलें एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। फाइंड द वेट ऑफ मीटर रॉड इन डायग्राम if it is in equilibrium। जी अगर ये इक्विलिब्रियम में तो आप इसका क्या करें, वेट फाइंड करें मीटर रॉड का। यहाँ लग रही है 10 न्यूटन फोर्स, किस डिस्टेंस पे लग रही है 10 सेंटीमीटर। पिवट कहाँ किया हुआ है जी इसको, पिवट किया हुआ है जी इसको हमने अब इस बार कहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे। टोटल मीटर रॉड बोल दिया तो कितनी लेंथ का है मीटर रॉड, 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, अच्छा अब की बार आपने सबसे पहला काम नंबर ऑफ टॉर्क कैलकुलेट करें, क्लॉकवाइज कौन सा, तो आपको तो एक ही फोर्स नज़र आ रही है यहाँ पे, दूसरी तो फोर्स नज़र ही नहीं आ रही। दूसरी फोर्स हमेशा क्या होती है, वेट। तो यहाँ वेट किधर गया था, यहाँ वेट जो लग रहा था वो पिवट पॉइंट के बिल्कुल ऊपर नीचे लग रहा था, पिवट पॉइंट ऊपर को तो वो कैंसिल हो गया था वेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पिवट पॉइंट के ऊपर नहीं है, पिवट पॉइंट कहाँ पे है आपका 50 सेंटीमीटर पे है, तो उधर वेट आपका क्या करेगा, एक्ट करेगा इधर ऐसे। यानी ये सिचुएशन, ये आपका क्या था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैंने कहाँ सपोर्ट किया, यहाँ। क्या सपोर्ट हो सकता है ये, नहीं, तो मुझे इधर क्या ऐड करनी पड़ेगी, फोर्स। ये देखें वो 10 न्यूटन फोर्स यहाँ ऐड है, उस तरफ को कौन लेके जा रहा है, वेट। ठीक है, तो अब आपके पास क्या सिचुएशन हो जाएगी जी, सिचुएशन ये हो जाएगी जनाब कि ये वेट है मीटर रॉड का, ये हमें नहीं पता कितना, ये भी फोर्स ही होती है ना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले हम इसका टॉर्क देखते हैं, ये किस तरफ को लेके जाएगा, इस तरफ को, ऐसे ही घुमाएगा ना मीटर रॉड को ऐसे। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सी है, क्लॉकवाइज। आप अपनी तरफ से देखें तो राइट साइड से जो फोर्स डाउन लगेगी वो क्लॉकवाइज लेके जाएगी, लेफ्ट साइड से क्या लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क निकालेंगे तो फोर्स का टॉर्क निकालना है, इसका मोमेंट आर्म देखें यहाँ से लेके सपोर्ट तक, पिवट पॉइंट तक डिस्टेंस होता है, और पिवट कहाँ होता है, हमेशा सपोर्ट पॉइंट पे। 40 ये 10 ये कितना आ गया 30, फोर्स कितनी आ गई 10। इसका देखें 50 ये 40 ये कितना आ गया 10, मल्टीप्लाई बाय वेट हमें पता नहीं है W। अब मैंने देखें इधर भी सेंटीमीटर है इधर भी सेंटीमीटर है, इसलिए कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है जी। ये 10 से गया तो वेट कितना आ गया 3 न्यूटन वेट आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, चलें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से हम एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं आगे। इस बार मैंने सपोर्ट इस तरह कर दी है, रस्सी से ये मीटर रॉड बांध दिया, किस डिस्टेंस पे बांध दिया है 50 सेंटीमीटर। यहाँ एक वेट हैंग कर दिया मैंने, कितना 10 न्यूटन, कितने डिस्टेंस पे है जी, ये 10 सेंटीमीटर पे है। तो क्या होगा, अगर ऐसा बांधा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये इधर को जाएगा। इसे बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ भी एक लगा दिया इस तरफ, ये कितना है जी 5 न्यूटन है, कहाँ पे है जी, ये 95 सेंटीमीटर पे। तो आप क्या फाइंड करें जी इसका, चलो मैं इसको 5 नहीं कहता, मैं इसको F कह देता हूँ, F फाइंड करें। अब फ़र्क इसमें और इसमें कोई नहीं है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ सपोर्ट मैंने ऊपर से कर दी है। ऊपर से करने से भी वेट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वेट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कितनी फोर्सेस आएंगी, 2, एक ये, इसका मोमेंट आर्म क्या होगा 10 और 50 का डिफरेंस, एक ये, इसका मोमेंट आर्म क्या होगा 95 और 50 का। ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय दिस, दोनों को इक्वल रख दें, क्या निकल आएगी आपकी फोर्स। डू यूर सेल्फ कंप्लीट करें इसे, इसको करें। ठीक है जी,
अच्छा एक क्वेश्चन अब हम और कर लेते हैं, लेट्स सपोज इस तरह का एक मतलब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन ले लेते हैं। चलें जी, ये इस तरह के आपको काफ़ी बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप कीजिएगा इंशाल्लाह। टेक्स्ट बुक में जो हम मेरी लिखी हुई बुक है उसमें भी दिए हुए हैं, आपको असाइनमेंट में भी मिल जाएंगे आपको। तो फिर हम इसको आगे डिस्कशन में, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक प्रॉब्लम पेपर में और भी आई हुई है, वो किस तरह की आई हुई है वो मैं करवा देता हूँ आपको। कि जी एक फोर्स लग रही है से, अब मुझे फोर्स की एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं मैं ले रहा, और जनाब पिवट कर दिया आपने इसको किस पे, 40 सेंटीमीटर पे, ये आ गया 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है जी। और मीटर रॉड जो है इसका वेट एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये कितना है जी वेट, लेट्स सपोज ये कर रहा है जी 5 न्यूटन है। ये वेट कहाँ एक्ट करेगा जी, वेट एक्ट करेगा 50 पे, ठीक है जी। ये वेट 50 सेंटीमीटर पे करेगा ना एक्ट, 50 सेंटीमीटर पे वेट एक्ट करेगा, कितना है जी 5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने एक ब्लॉक यहाँ रखा है ये वाला, ओके, तीन की बात कर रहा हूँ। ब्लॉक यहाँ पड़ा हुआ है, ब्लॉक कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है जी, ब्लॉक पड़ा हुआ है 60 सेंटीमीटर पे, चलो 80 पे कर लेते हैं, कितने सेंटीमीटर पे, 80 पे ये पड़ा हुआ है। कहता फाइंड द वेट ऑफ ब्लॉक का वेट फाइंड करें। अच्छा मैस फाइंड करने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर मैं कहता मीटर रॉड का मैस फाइंड करें, कैसे करना था, ये W निकला हुआ है, इसे क्या पुट कर देना था, और यहाँ से M कितना आ जाना था 3/G, ये सपोज आपको यहाँ पे वो फोर्स नहीं देता, मैसेज दे देता है, फिर भी यही करना है, सिर्फ W की जगह आपने क्या पुट कर देना है, मैस। मसलन सपोज वो कहता है यहाँ मैस 8 kg है, बताएं यहाँ कितना मैस हैंग करूँ, M, तो मैं यहाँ क्या करूँगा 8, सारा कुछ ऐसे ही करूँगा, एंड पे जो आंसर आएगा वो kg में आ जाएगा बस, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें देखें कितनी फोर्सेस हैं, ये वाली फोर्स किधर लेके जाएगी, इधर, ये वेट किधर लेके जाएगा, इधर, और ये ब्लॉक किसको तरफ को पुश करेगा, ये भी इधर को। तो इधर 2 टॉर्क हैं, इधर क्या है 1 टॉर्क। इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होगा जी, एट इक्विलिब्रियम तीनों टॉर्क आपस में साम इनका क्या हो जाएगा, इक्वल। इस टॉर्क की वैल्यू देखें तो कितनी आती है, 10 है, 40 है, तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और वो कितना आ गया आपके पास, ये डिस्टेंस कितना है जी 40 प्लस, अब प्लस करेंगे क्योंकि 2 टॉर्क आए ना भाई, क्लॉकवाइज कितने आए हैं 2, सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। इसको भी ऐड करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई इसका वेट हमें नहीं पता कितना है, W लगा दें, ये कितना हो गया जी, ये 300 हो गया, ये कितना हो गया जी, ये 50 हो गया, ये कितना हो गया जी 40, 50 को इसमें से माइनस कर दें कितना हो गया 250, 40 W, 40 का ये 0 इससे गया, 4 को डिवाइड कर दें, W कितना आ गया 25/4, कितना आ गया जी, ये तकरीबन आ गया 5 कितना आएगा ये, हाँ जी 6.1 आएगा, सॉरी 6×4 = 6.2 न्यूटन आ गया आपके पास, तो 3 आ गए ये। अच्छा ये यहाँ पे फोर्स ऐसे ब्लॉक नीचे के लगाने की बजाय क्या हो सकता था, यहाँ एक रस्सी भी हो सकती थी जो ऊपर को बांध देते हैं हम, उसमें टेंशन किधर को आ रही थी, ऊपर को। अगर टेंशन ऊपर को थी तो वो फोर्स किधर को रोटेट करवा रही है, इस तरफ को, ऐसे इस तरफ को, तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर सिर्फ वेट क्या रह जाएगा, क्लॉकवाइज रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन भी आपको बुक में मिल जाएंगे जिनमें टेंशन दी हुई होगी, उसने 3 फोर्सेज लगी हुई होंगी। अब निकालना क्या है, कभी फोर्स निकालनी पड़ जाती है, कभी समटाइम आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ जाता है, ठीक है, कभी आपको इसकी पोजीशन निकालनी पड़ जाती है, वो भी डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो वेरिएबल ही बदल सकते हैं, बाकी रहेगा क्या, सेम रहेगा, वेरिएबल ही बदल सकते हैं, बाकी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है जी। तो आप बुक से क्वेश्चन करें इंशाल्लाह, फिर उसके बाद टेस्ट कीजिएगा इसका, ठीक है, ओके जी।